पर चलना सिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का अर्थ है व्यक्ति के मन में आनंद और उल्लास की प्रतिष्ठा। ऐसे महापुरुष की जन्मभूमि जो अतीत के अंधेरों में खोती चली गई, वह जन्मभूमि अब फिर से जगमगाए। पूरा होगा वह सपना जिसे साकार होने में सदियां बीत गई। हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि भगवान राम का कार्य पूर्ण जरूर होगा। भारत भूमि के इतिहास का वह स्वर्णिम पल जिसकी हर किसी को प्रतीक्षा थी। इंतजार की वह घड़ियां अब समाप्त होने वाली है। कब मिटेगी भगवान और भक्त की दूरी, कब खुलेंगे मंदिर के द्वार। शुरू हो चुका है भगवान श्री राम के उस मंदिर का निर्माण, जिसको आज पूरी दुनिया देखना चाहती है, पूजना चाहती है। हम जानेंगे सारी बातें मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्र से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष प्रसारण जनादेश पे। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी ओपी दास। और अगले थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से गुजरात और हिमाचल प्रदेश का जनादेश जनता ने दिया है और किस तरह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस तो वही गुजरात में बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की है। कैसे रहा है ये पूरा चरण और किस तरह से रहा है ये जीत के क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ इसमें विश्लेषण होगा, ये हम आपको बताएंगे अगली थोड़ी देर में। और साथ ही साथ हमारे जो संवाददाता हैं इन दोनों स्थानों पर वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर जो दोनों राज्य हैं उनकी स्थिति कमोबेश अब साफ हो गई है। गुजरात में कोई गुंजाइश नहीं है विपक्षी पार्टियों के लिए, वहीं हिमाचल ने भी चौंकाया है एक तरह से, या कहें रिवाज को एक तरह से कायम रखा है। गुजरात ने भी भाजपा के लिए जीत के रिवाज को बरकरार रखा है। तो अब निश्चित तौर पर हम अब मतगणना के बाद एक तस्वीर साफ होने के बाद अब एक दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं कि अब सरकार के फॉर्मेशन या सरकार किस तरह से गठित होगी, क्या चेहरे होंगे, क्या मुद्दे होंगे, इन सब पे बात हो रही है। और इस पे भी बात हो रही है कि अब इन तमाम जो चुनाव के निहितार्थ है उनके आने वाले समय में, या कहें विशेषकर 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर इसके क्या मायने हैं, क्या संकेत ये दे रहा है। तो हम इस पे बात करेंगे। अपने इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ भी मौजूद होंगे, हमारे संपादक भी मौजूद होंगे और आगे बढ़ेंगे और डालते हैं सबसे पहले इस वक्त की खास खबरों पर नजर। गुजरात में 27 साल बाद एक बार फिर बीजेपी सरकार, राज्य में खिला कमल। 157 सीटों पर रुझानों और नतीजों में आगे। 12 दिसंबर को नई सरकार का होगा शपथ ग्रहण। कांग्रेस 16 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर आगे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने स्वीकार किया हार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस्तीफे की घोषणा की, कहा चुनावी नतीजों की जल्द होगी समीक्षा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय क्षेत्र से डिंपल यादव संभालेंगी मुलायम सिंह यादव की विरासत। रुझानों में निकटतम प्रतिद्वंदी से बड़े अंतर से आगे। रामपुर में भाजपा और खतौली विधानसभा उपचुनाव में आरएलडी प्रत्याशी जीत के करीब। ओडिशा के पद्मपुर विधानसभा सीट पर बीजू जनता दल, बिहार के कोढ़नी में भाजपा, राजस्थान के सरदार शहर और छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर पर कांग्रेस को बढ़त। निश्चित जी,
ये अब ये इस वक्त की हेडलाइंस थी। और इस वक्त जो है हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश से काफी खबरें आ रही हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने हार स्वीकार कर ली है। अब से थोड़ी देर पहले जयराम ठाकुर ने इस्तीफे की घोषणा की है और तमाम बातों को सामने रखा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो तमाम स्थितियां हैं उसकी समीक्षा होगी, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो जीत और हार का अंतर कई सीटों पर बेहद कम रहा है, यानी मुकाबला बिल्कुल कांटे का था। लेकिन इस वक्त जो हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा है वो ये बताता है कि कांग्रेस के हिस्से में 39 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसका मतलब यह है कि 18 सीटों का उन्हें सीधे सीधे फायदा हुआ है और भाजपा को 18 सीटों का नुकसान हुआ है। तो आप ये समझें कि किस तरह से वहां पे चुनावी समीकरण रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर उपचुनावों की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत हासिल कर ली है। आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद असीम रजा को हरा दिया है। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना बड़े अंतर से जीते और यह एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि शुरू में रामपुर में जो समाजवादी के पार्टी के प्रत्याशी थे आसिम रजा, वो लगातार लीड बनाए हुए थे, लेकिन अंत में आसिम रजा की हार हुई है और रामपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक इस वक्त रामपुर से मौजूद है। कुमार आलोक, क्या रहा है ये चुनावी गणित, किस तरह से ये हार हुई? ये आजम खान की सीधी हार बताई जा रही है, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी ब्रेकिंग खबर है, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि ये अपने आप में आप कहें कि वो आजम खान जो लगातार 1980 से इस सीट पर उनका एक तरह से एकाधिपत्य रहा। हालांकि 1996 में एक बार वो हारे थे, लेकिन इसके बावजूद 1980 से लेकर 2022 तक लगातार उनका इस सीट पर दबदबा रहा। और आज आकाश सक्सेना नाम के एक छोटे से कार्यकर्ता ने उनको पटकनी दी, उनके कैंडिडेट को पटकनी दी। बिल्कुल उनका राइट हैंड था। यही कैंडिडेट लोकसभा के जो उपचुनाव हुआ था रामपुर में, इसी कैंडिडेट को आजम खान ने उतारा था। इतना ट्रस्ट करते थे। तो अगर हम शुरुआती देखें तो हम 20 राउंड तक देखें तो 20 राउंड तक बीजेपी प्रत्याशी पीछे चल रहे थे, लेकिन जो मार्जिन था, अंतर था, वो 4000 3000 करके था। लेकिन हम जब वहां घूम रहे थे, लोगों से जब हमने बात किया तो कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा देखिए भैया 21वां राउंड पहुंचने दीजिए आप, 21 राउंड के बाद जो हम बढ़त लेंगे तो फिर हम 33 राउंड तक हमको कुछ पीछा नहीं करेगा। और वही हुआ। 21वें राउंड के बाद लगातार बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो बढ़त बनाते रहे और अंततः जो अभी की खबर है, तुरंत की खबर है कि उन्हें जीत घोषित किया गया है। कुल 34,112 वोट से वो जीते हैं। 34,000 का बड़ा अंतर है। जी हाँ, 34,112 वोटों से जीते हैं। और जो प्रत्याशी जो आसिफ रजा थे समाजवादी पार्टी के, वो 17वें राउंड तक कंफर्म थे कि हम जीत रहे हैं, हमारी जीत निश्चित है। लेकिन 17वें राउंड, खासकर 20वें और 21वें राउंड के बाद जो पासा पलटा है तो पलटते ही रह गया और मार्जिन इतना ज्यादा हो गया कि जहां 4000 और 6000 से लीड कर रहे थे आसिफ रजा, आप देख सकते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट आया है वो 34,000 के भी पार कर गया बीजेपी के पक्ष में। तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। और एक तरह से जो आजम खान का आधिपत्य था इस पूरे क्षेत्र में, जो उनका दबदबा था, हालांकि उनसे लोग बहुत लोगों से हमने बात भी की, खुद अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए और यही कारण कि आजम खान को पटकनी मिल गई। आलोक, एक बड़ी बात यह भी है कि हम जानते हैं ये क्षेत्र किस तरह से आजम खान और उनके नाम के आसपास ये राजनीति घूमती रही है। पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि कई कानूनी दांवपेच में आजम खान फंसे और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह पिछले विधानसभा चुनावों के बाद एक तरह से उन क्षेत्रों में खासकर भाजपा लगातार काम कर रही है जहां उसे हार मिली। आपको लगता है कि ये जो लगातार जो भाजपा एक चुनाव जीतने की मशीन और बेहतरीन मशीन के तौर पे जानी जाती है, उन क्षेत्रों में काम करती है जहां पे उसे हार मिली या हार का अंतर कम रहा, उन क्षेत्रों में काम करती है? क्या ये उसी रणनीति का एक परिचायक है, उसका एक प्रतीक है रामपुर सीट भी? देखिए, बीजेपी के अंदर सबसे बड़ी बात थी कि वो हार से सीखती है। आप एक उदाहरण लें कि जब आज पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उस समय आजमगढ़ की जो जिले की जो सीट थी, 12 सीट थी, 12 पर समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। अब आप
वही लोकसभा का जो उपचुनाव होता है और वहां से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर बीजेपी को जीत मिलती है, समाजवादी पार्टी हारती है। तो वही जहां जहां जो हार से बीजेपी सीखती है उसको उसके कारणों का पड़ताल करती है। और यही चीज यहाँ पर जो एक तो यूपी में जो कानून व्यवस्था का राज का ना होना था योगी सरकार से पहले, वो चीजें सर याद है। और अभी जो चीजें बदली हैं इन 5 सालों में 6 सालों में, तो उसको लोग महसूस यहाँ पर कर रहा है। अभी एक आदमी से बात कर रहे थे तो उसने कहा कि आजम खान की जब भैंस किसी ने चुरा लिया था तो पूरे आधे जो रामपुर को आधे रामपुर वालों को दौड़ा दिया था उन्होंने। तो ये सारी जो चीजें हैं, जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण करना और भी कई तरह। आलोक आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे इस जीत का, जो बीजेपी ने जीत दर्ज की है, आजम खान की सीधी हार बताई जा रही है, क्या प्रमुख वजह रही है? मैंने बताया कि जो आजम खान का जो कार्यकाल रहा तो वो अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए ज्यादा उनका रहा। और खासकर जो उनके लोग थे, अपने लोग थे, जो पुराने वफादार लोग थे, उनसे वो कतरे गए। और यही कारण रहा कि जो कैंडिडेट रामपुर लोकसभा उपचुनाव में हार गया था, बुरी तरह हार गया था, फिर आपने रामपुर विधानसभा सीट पर उसी को उम्मीदवार फिर से बनाया। तो जाहिर है कि कई उनके साथी, जो पुराने साथी थे, वफादार साथी थे, उन्होंने आजम खान का साथ छोड़ दिया। और यही कारण रहा कि आज की इतनी बड़ी हार, इतने बड़े नेता की जो हार हुई अपने आप में ऐतिहासिक है। और आप देख लें कि बीजेपी ने किस तरीके से पहले मुलायम सिंह की गढ़ आजमगढ़ को जीता, फिर रामपुर जो आजम खान का गढ़ है रामपुर, वहां लोकसभा सीट चुनाव जीता और अंततः आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की। चलिए आलोक, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आपने बड़ी जानकारी दी। रामपुर में जीत दर्ज की है बीजेपी ने। अपने साथ में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अशोक टंडन जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, आपको से इस प्रश्न के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। ये जो अभी रामपुर पे का जो चुनावी नतीजा है, क्या मायने हैं इसके, क्योंकि ये एक बड़े उलटफेर के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, मैं हालांकि उपचुनाव पर मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करता हूँ जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो जैसा मैंने कहा कि मुख्य रूप से वहाँ 3 पार्टियाँ, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और आरएलडी जैसा कह रहे हैं। जो मुझे समझ में आया है, जो मैंने देखा है कि इसमें अखिलेश यादव की पत्नी जीत गई हैं मैनपुरी से जी। तो एक तो समाजवादी पार्टी जीत गई। रामपुर जो सीट जाहिर सी बात है बड़ी इंपॉर्टेंट और आजम खां के नाते मानी जाती, वहां से बीजेपी जीत गई है जी। और आरएलडी शायद इधर खतौली आरएलडी जीत गई है। तो कहने का मतलब है कि ये इस चुनाव में सारी पार्टियों को संतोषजनक एक सबको दिया है। ठीक इसी तरह से देखिए, ये जो 2 राज्यों का और एक दिल्ली का चुनाव हुआ, उसमें एक आप पार्टी, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। मैंने पहले ही कहा था कि सारे प्रवक्ताओं को शाम को अपने को डिफेंड करने या खुश रहने का कारण सबको दिया है। सबके अपने खुश होने के कारण है। हिमाचल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम सुनते हैं कि जयराम ठाकुर, उन्होंने जो इस्तीफे की बात कही है, क्या कुछ उन्होंने अपने जब प्रेस से मुखातिब हो रहे तो क्या कुछ कहा, आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। अब नई सरकार बनेगी, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं जो वादे उनने किए हैं उन वादों को वो पूरा करेंगे और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश में विकास की गति तेज हो, हमारा अंतिम लक्ष्य यही है। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में हमारी सकारात्मक भूमिका सदैव रहेगी। जहां हिमाचल का भला होगा वहां निश्चित रूप से हमारा सहयोग होगा, राजनीति से ऊपर उठ करके भी। जहां हिमाचल प्रदेश के हितों की हमको लगेगा जहां रक्षा नहीं हो पा रही है, ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से उस बात को भी जनता के सामने भी, और चाहे वो विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर भी जोर ढंग से रखेंगे। तो ये थी बात हिमाचल प्रदेश के। अब कुछ देर में भूतपूर्व हो जाएंगे अगर कहा जाए तो, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात। और हिमाचल प्रदेश चुनाव के रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिलने पर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि जो वादे हम लेकर जनता के बीच में गए थे, जनता ने उन वादों पर मुहर लगाई है।
मैनिफेस्टो में जो जो हमने बातें कही है उससे लोग बहुत खुश थे। हमारे अरुणाचल प्रदेश के किसान बागवान इस सरकार से नाराज थे क्योंकि उन्होंने उनकी बात को अनदेखा किया, उनकी बात को तवज्जो नहीं दी। और हमने कहा हम आएंगे तो हम बागवानों का भी ख्याल रखेंगे, किसानों का भी ख्याल रखेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए खुश होने के मायने आखिर इस चुनाव से आ ही गए। और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। अशोक टंडन जी, हमें यह बताएं कि जो हिमाचल है उसमें भी भाजपा उसी तरह से लड़ी जिस तरह से तमाम जगहों पे लड़ती है, लेकिन यहां पे जो कहते हैं रिवाज कायम रहा, बदलाव का रिवाज, क्या निहितार्थ इसको आप देखते हैं? खासकर यह मानते हैं कि जहां जहां भाजपा जमकर लड़ती है वहां इन रिवाजों को पलट देती है। ऐसा नहीं है, देखिए उत्तराखंड में रिवाज को पलटा और ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं कहीं जिनके चलते ये जो आप रिवाज की बात कर रहे हैं, इसमें इस बार तो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा रहा जिस पर सभी राजनीतिक दल विश्लेषण भी करेंगे वो है बागी उम्मीदवारों का। वहाँ पर देखिए 68 सदस्यों की विधानसभा में अगर एक ही पार्टी के 21 रेबल खड़े हो जाएंगे, बागी खड़े हो जाएंगे, कांग्रेस में भी बागी खड़े हुए, तो वो इस चीज़ को ज़रूर इसमें अंतर डालता है। कुल मत प्रतिशत का 1% का अंतर है और सीटों में लगभग 13 सीट का अंतर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वोट कटे हैं उसका विश्लेषण बाद में आएगा, क्योंकि जो निर्दलीय जीतने वाले हैं उनको तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो निर्दलीय खड़े रहे, हार गए, कितना प्रतिशत वोट ले गए, ये जब विश्लेषण आएगा तो मुझे लगता है कि ये जो रिवाज वाली बात है उसका उत्तर हमें उस विश्लेषण से मिलेगा। मत प्रतिशत की बात हो रही है, निखिल अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तक जो चुनाव आयोग आंकड़े दे रहा है उसके मुताबिक भाजपा के हिस्से में करीब 43.5% के आसपास वोट जाता हुआ दिख रहा है, जो 2017 में करीब 49% था, यानी लगभग 6% के आसपास, 5.5% के आसपास का नुकसान हो रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो फिलहाल 43 से 44% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस को, का मार्जिन और पिछली बार 42% के आसपास था, तो 1.5% या कहें उससे कुछ ज्यादा बढ़त है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, संदीप, जो लगातार जनादेश डेस्क पे नजर रखते रहे। संदीप, जो अशोक टंडन जी ने जो बात कही, क्या आपका अनुभव कहता है, आपकी रीडिंग क्या कहती है? ये जो बागी उम्मीदवार थे, चूंकि छोटा सा स्टेट है, जीत और हार का अंतर बहुत छोटा रहता है, कितनी बड़ी भूमिका रही कांग्रेस की जीत में और बीजेपी के हार में? है कुछ ऐसे मुद्दे भी थे जिसको शुरू से पार्टी टैकल करने में नाकामयाब रही। खासतौर पर अगर पेंशन का मुद्दा आप देखें, हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस ने, लेकिन सिर्फ अगर ये जो बागी हुए, जिन्होंने वोट काटे, किसके काटे, सिर्फ इस संदर्भ में अगर सिर्फ समझने की कोशिश करें तो दोनों पार्टियों के पास बागियों की लंबी फौज थी। हमने देखा कि भाजपा ने कई स्तरों पर बागियों से चुनाव मतदान के पहले ही निपटने में एक तरह से लगभग सफलता पा ली थी। आपने देखा माहेश्वर सिंह, जिनके लड़के जीत रहे हैं, उनको मनाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया, वो रात में शिमला आए, पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी के साथ उनकी बैठक हुई। तो ये जो तरीके थे, इस तरीकों से भाजपा ने मतदान के पहले तक तकरीबन अपने जिन जिन इलाकों में बागी खड़े थे उनको मनाने में सफलता पाई। लेकिन इसके बावजूद भी जो कुछ बागी रह गए, उनने किस स्तर पर पार्टी का खेल बिगाड़ा, जीत और हार के स्तर पर, यह बात में तय होगा, देखा जाएगा जब चुनाव परिणाम की व्याख्या होगी। लेकिन बागियों से ज्यादा जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए, उस मुद्दे पर भाजपा के पास संभवतः भाजपा उसका निराकरण देर से लेकर आई। पेंशन का एक मुद्दा हिमाचल में कांग्रेस के फेवर में गया है, ये नतीजे बता रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। अब इस पर विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्या कुछ आगे जो बीजेपी है उसने इस पर विश्लेषण करने में देर कर दी। फिलहाल हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं बीजेपी मुख्यालय से। शैलेंद्र, क्या जानकारी आप हमको बीजेपी मुख्यालय से देंगे? क्या मिक्स्ड रिएक्शंस हैं या खुशी का माहौल है?
ये देखिए निश्चित तौर पर खुशी का माहौल है, इसलिए चूंकि गुजरात की जीत बहुत बड़ी है। शैलेंद्र, आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने चुनाव नतीजों पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। चाहेंगे जी आइए सुनते हैं देवेंद्र फडणवीस को, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। त्यामुळे टोमणे मारल्याशिवाय त्यांचं कुठलं वाक्य पूर्ण होऊ शकत नाही। मला एकाच गोष्टीचा आनंद आहे की उद्योगाचं महत्त्व उद्धवजीला कळायला लागलं, कारण महाराष्ट्रातले घालवणारेच ते आहेत। रिफायनरी सारखा महाराष्ट्रातला प्रोजेक्ट जो देशातला सगळ्यात मोठा इन्व्हेस्टमेंटचा, सगळ्यात मोठा रोजगाराचा प्रोजेक्ट होता, तो माननीय उद्धवजींनी बाहेर घालवला। और एक बार फिर से रुक करेंगे शैलेंद्र मिश्रा का। शैलेंद्र, आप अपनी बात रख रहे थे, उसमें यह भी जरा बताइएगा, जो प्रधानमंत्री का आगमन होने की बात कही जा रही है, बिल्कुल उसके विषय में बताइए, क्या तैयारियां हैं? जी देखिए, बिल्कुल तैयारियां यहाँ पर कहें कि जोर शोर से चल रही है बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में, और ये संभावना है कि शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और बीजेपी संसदीय बोर्ड के जो तमाम सदस्य हैं वो भी मौजूद होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम जो सदस्य हैं, और एक बड़े जश्न की तैयारी है इस लिहाज से, चूंकि गुजरात में एक नया इतिहास लिखा गया इस लिहाज से कि किसी भी राजनीतिक दल को इतनी बड़ी जीत अभी तक गुजरात में हासिल नहीं हुई थी। और बीजेपी को जो अब से पहले का जो आंकड़ा था 127 सीटों का, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर ये जीत हासिल हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उन्होंने कहा भी था जब चुनावी जनसभाओं में कि ये जो आप उस रिकॉर्ड को तोड़िए, तो वो रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप इतनी बड़ी जीत 27 वर्षों बाद जो पार्टी सत्ता में है और उसके बाद इतनी बड़ी जीत हासिल करना, तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि एक बड़े जश्न की तैयारी है। निश्चित तौर पर जब बड़े नेताओं का संबोधन होगा तब हिमाचल का भी जिक्र हो सकता है, क्योंकि पार्टी उस पर भी नजर रख रही है, पूरी जोर शोर लगाया था कि वहां पर रिवाज बदले, एक परंपरा रही है, हम जानते हैं हिमाचल में कि वहां सरकार बदलती है, लेकिन उस परंपरा को बीजेपी ने तोड़ा अपनी मेहनत से उत्तराखंड जैसे राज्यों में। शैलेंद्र, ये बताएं, जश्न की तैयारी भी हो रही है, तमाम बातें, लेकिन ये बात बीजेपी के कार्यकर्ता भी बीजेपी मुख्यालय में जरूर कर रहे होंगे कि इस मिठाई, जीत की मिठाई का मिठास और बढ़ गया होता अगर हिमाचल भी जीत गए होते। क्या इस तरह की कुछ खुदबुदाहट है, कुछ बातचीत है? निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इस बात को ओपी दास सभी मानते हैं। बीजेपी के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, कि अगर दोनों जगह जीत हासिल हुई होती, गुजरात और हिमाचल, तो निश्चित तौर पर आज का जो जश्न है वो और बेहतर होता। उसकी एक समीक्षा होगी कि कहां पर कसर रह गई हिमाचल में, जैसा कि हमारे सहयोगी संदीप झा बता भी रहे थे कि कुछ स्थानीय मुद्दे वहां पर ज्यादा हावी हुए, उनका निराकरण शायद बीजेपी उस तरह से ढूंढ नहीं पाई या उस तरह से उसका निदान देर से दे पाई। दूसरी बात यह है कि वहां विद्रोही उम्मीदवारों की बड़ी संख्या थी, उनका कितना नुकसान हुआ, हालांकि बहुत को पार्टी ने मना लिया था, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर उसका असर पड़ा है। और तीसरी बात, हम हिमाचल को जो भी जानते हैं, वहां पर आप देखें तो मतदाताओं की संख्या बाकी जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनके मुकाबले विधानसभा वार काफी कम होती है। तो ऐसे में छोटे छोटे फैक्टर भी जीत हार का कारण बनते हैं, और तकरीबन 1 दर्जन सीट ऐसी है जो अभी तक जानकारी मिल पाई है, जयराम ठाकुर ने उसका जिक्र भी किया, जहां पर 1000 से महज 1000 वोट है। तो ऐसे में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो बीजेपी जनता को एक तरह से नहीं बता पाई, वो उसकी समीक्षा होगी। शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल मैं लेना चाहूंगा अशोक टंडन जी आपसे, कि हम जानते हैं कि हिमाचल में भी और गुजरात में तो खैर था ही, प्रधानमंत्री एक तरह से सामने आकर पूरे अभियान को लीड करते हैं, हिमाचल में भी वो देखने को मिला। लेकिन क्या इसको भी अब समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री का चेहरा, उनकी अपील और स्थानीय मुद्दों की अपनी एक भूमिका, कैसे इसका विश्लेषण करेंगे? दोनों ही बातें होती हैं। देखिए, केवल एक प्रधानमंत्री का चेहरा, और वो भी विधानसभा के चुनाव में, देखिए देश की जनता बहुत समझदार है। जब 2014 हुआ, 2019 हुआ, तो उनको मालूम था हम जो वोट दे रहे हैं वो प्रधानमंत्री चुनने के लिए दे रहे हैं, और इसलिए हमने देखा कि दोनों में बहुमत मिला, स्पष्ट बहुमत दिया। तो प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव में जब जाएंगे
तो वो केंद्र में सरकार बनाने के लिए वोट मांगेंगे, इसलिए वहां पर स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन जब चुनाव विधानसभाओं का होता है तो हम जितना भी कोशिश कर ले कि केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम पर वोट मिले, प्रधानमंत्री के नेतृत्व के नाम पर वोट मिले, प्रधानमंत्री ने जो देश की एक छवि दुनिया में उभारी उसके नाम पर वोट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में होता है कि हम तो मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट दे रहे हैं, मोदी जी का समय जब आएगा तब हम देख लेंगे। ये अंतर हमने देखा विधानसभा चुनाव में, भाजपा का मत प्रतिशत और लोकसभा का मत, ये अंतर दिखा है और कई राज्यों में दिखा है। तो इसलिए स्थानीय मुद्दे रहे और छोटे राज्य में जैसे कुल मिलाकर जैसे असेंबली का जो वहाँ पर एक टोटल मत प्रतिशत होता है वो हमारे दिल्ली के तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी छोटा होता है। तो ऐसे में स्थानीय मुद्दा और स्थानीय विधायक की एंटी इनकम्बेंसी ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन इसको अपने राज्य गुजरात में तो प्रधानमंत्री ने उससे उभार दिया और एक तो सरकार बदली, उन्होंने मंत्रिमंडल बदला, मुख्यमंत्री बदले, तो एंटी इनकम्बेंसी को काफी हद तक उन्होंने धो दिया। उसके बाद फिर जब वो खुद चुनाव अभियान का नेतृत्व करते हैं, 50 किलोमीटर लंबा वो एक रोड शो करते हैं, तो गुजरात की अस्मिता, गुजरात के लोगों के मन में उनके प्रति जो श्रद्धा है, उनको लगता है प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए हमसे अपील कर रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हम उनको निराश करें। इसलिए गुजरात का जो चुनाव है उसका जो परिणाम है वो इसलिए भी अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री की अपनी प्रतिष्ठा भी जुड़ी थी, गुजरात के लोगों की अस्मिता जुड़ी थी और गुजरात के लोगों को इससे गर्व महसूस होता है कि आज देश का प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया में नेतृत्व देने वाला प्रधानमंत्री गुजरात का है। और ऐसे में गुजरात के लोग क्या गुजरात में भाजपा की सरकार नहीं लाएंगे? इससे चलते भी कहीं ना कहीं विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी वो दब जाती है। जी बिल्कुल, और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं रामकृपाल जी आपके साथ में, जब ये बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जैसा कि अशोक जी ने कहा कि एक इमोशनल फैक्टर गुजरात में पीएम के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ जाता है और वो एक थंपिंग मेजॉरिटी की तरफ उनको लेकर जाता है। लेकिन अगर जो सवाल शैलेंद्र मिश्रा ने उठाया था कि कहां कसर रह गई हिमाचल प्रदेश में, कैसे समझना चाहिए इसको? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, जैसा आप ये देखें, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, इस 5 में से सिर्फ एक हिमाचल में नहीं हुआ है रिपीट। बाकी गोवा में रिपीट किए, उत्तराखंड में रिपीट किए, उत्तर प्रदेश में रिपीट किए। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, सफलता अगर आप देखें तो 80% से ऊपर है। क्योंकि जब हम सेपरेटली एक चीज को देखते हैं, और हमेशा देखिए राजनीति में माना यह जाता है कि जो हमारा लोकतंत्र है उसमें 50-51% अगर आप हैं तो आप बहुमत में हैं। तो हमेशा ये सोचिए ना कि 20% यानी 80% सफलता का टारगेट मोदी जी लेकर चल रहे हैं, तो मान के चलिए कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि न टूटे। लेकिन 5 राज्यों में परंपराएं टूटी और एक में ऐसा हुआ है। जाहिर सी बात है कि वहां के लोकल लोग, स्थानीय लोग बहुत सारी चीजों को सोचेंगे, समझेंगे कि क्या कारण उसके रहे। दूसरी बात जो गुजरात के बारे में है, एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि गुजरात में मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, एक मुख्यमंत्री के रूप में भी वहां 16 साल तक जनता ने उनका काम देखा है। तो ये एक अलग बेनिफिट ये होती है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी जी जैसे वो सिंचाई परियोजनाओं को लेकर के अपने मंत्रिमंडल और अधिकारियों को लेकर के जाते थे, गांव में रात बिताते थे जी। तो क्या है कि उनका एक रिश्ता बाकी राज्यों की तुलना में, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश या कहीं भी है, वहां कभी मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन गुजरात का उनका एक डिफरेंट है। और ये जो लेकिन बहुमत मिला है आज, मैं इसको ये कहूंगा कि गुजरात 2012 में गुजरात ने जो मोदी जी को जिताया था, तब भी मैंने एक चैनल पर कहा था कि ये मोदी जी को जिताना गुजरात की जनता ने गांधीनगर में बैठाने के लिए नहीं वोट दिया है, 3 फिगर में उनको दिल्ली भेजने के लिए वोट दिया है। और ठीक 14 में वो कैंडिडेट हुए। इस बार भी जो गुजरात का इतना प्रचंड बहुमत है, वो एक मैसेज है इस देश के लिए कि 2014 में ठीक
2014 की तरह 2024 में भी एक जनमत संग्रह है मोदी जी के नाम पे, वो एक तरह से जनमत संग्रह लेकिन होता है। जी बिल्कुल सही है। इसको मैं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं रामकृपाल जी कि गुजरात में 26 सीटें हैं और 26 के 26 भाजपा के पास हैं, और जो अभी हम देख रहे हैं उससे इस मानने में किसी को गुरेज नहीं होगा कि ये 26 सीटें फिर 2024 में आएंगी। जो आप कह रहे हैं इसका मैसेज 2024 के लिए, ये मैसेज आपको लगता है कि 2024 में उन जगहों पर भी असर करेगा, उन मतदाताओं पे भी असर करेगा जो 10 साल का उस समय तक एक शासन हो जाएगा प्रधानमंत्री का, उनकी कमियों खूबियों उनको भी ढक लेगा, उस पे हावी हो जाएगा? देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। 2014 में जो देश ने पसंद किया था, तो इसीलिए तो पसंद किया था कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पूरा देश मानता था कि उन्होंने अच्छा काम किया है। गुजरात मॉडल एक जांचे परखे नहीं, मेरा कहना कि एक गुजरात मॉडल मानिए ना मानिए, क्योंकि 2002 के बाद से जिस तरह से मोदी जी को उन पर अटैक किए गए, उनको जिस तरह से उनका विरोध देश से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उसके बाद उन्होंने मोदी जी ने जिस तरह से गुजरात में सारा नैरेटिव बदल दिया। तो आप कह रहे हैं कि इसका एक राष्ट्रीय नैरेटिव है, एक राष्ट्रीय संदेश है। मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, 2002 में दंगों के लिए जिस तरह से उन पर अटैक किए गए, लेकिन मोदी जी ने धीरे धीरे कैसे वहां पर जो पॉलिटिकल नैरेटिव था वो डेवलपमेंट पर कर दिया उन्होंने। जी, और ये पूरे देश ने देखा कि एक आदमी जिस पर इतने हमले हो रहे थे, वो आदमी आज विकास का मॉडल हो गया, और दुनिया के विदेश के तमाम वहां आकर के लोग सभाएं करने लगे, लोग अप्रिशिएट करने लगे। तो वो जो यूएसपी था मोदी जी का, उसके नाते अगर उनको 14 में सफलता मिली, तो आज गुजरात तो कह रहा है कि देखो जो सफलता उन्होंने कर दिया, प्लस ये 10 सालों में ये जो 8 साल अब तक काम किया है मोदी जी ने, जैसा कि मैंने खुद कहा था कि कल्पना कीजिए 8 साल यूपीए के, 8 साल एनडीए के। 8 साल जब यूपीए के हुए थे तो अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, और यूपीए की बिल्कुल ग्राफ यूं गिर रहा था, और आज ठीक 8 साल के बाद आज मोदी का बीजेपी का ग्राफ यूं जा रहा है, स्काई रॉकेट की तरह। तो दोनों का एक फर्क है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गुजरात का चुनाव एक बहुत बड़ा मैसेज है विपक्ष के लिए भी, कि जो लोग अभी तक ये बहुत रोचक ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं। एक बात और, 7 सीटें हैं जहां पे 500 से कम वोटों का अंतर रहा है हिमाचल प्रदेश, जिसमें हिमाचल प्रदेश में भोरन वो सीट है जहां डॉक्टर अनिल धीमान भाजपा के ये फिलहाल आगे हैं, लेकिन 500 से कम वोटों का अंतर रहा। कुल 7 ऐसी सीटें हैं। अब आप देखिए कि जहां कुल 68 सीटें हैं, वहां 7 सीटों का मामला या 1000 सीटों 1000 वोटों के अंतर की बात अभी थोड़ी देर पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे या अभी तो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा, जयराम ठाकुर जी ने। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा जिसको कहते हैं कि अब देखिए, अब बिलासपुर का हमने देखा कम जो करके, ठीक है, इसके पहले सुजानपुर का हम देख रहे थे। कहा जाएगा ओपी, एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि यानी कि जिसको अगर पोलिंग स्टेशंस वाइज देखा जाए, तो शायद 10-12 पोलिंग स्टेशंस अगर ठीक हो जाए किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में, तो शायद चुनाव ही पलट जाए। बिल्कुल। संदीप, एक बात मैं समझना चाहूंगा आपसे कि अब जब कांग्रेस इस स्थिति में है कि अब अपनी सरकार बनाने की तरफ देख रही है, बयान आ रहे हैं, चाहे भूपेश बघेल हो, राजीव शुक्ला हो, और तमाम ऐसे जो रणनीतिकार है, भूपेंद्र हुड्डा हो, अब कोशिश इस बात की हो रही कि क्या जो विधायक हैं उनको चंडीगढ़ लाया जाएगा या रायपुर ले जाया जाएगा, इस तरह की बहस चल रही है। कितना आपको लगता है कांग्रेस को इस समय सतर्क रहना चाहिए, भयभीत रहना चाहिए, या फिर ये महज एक या कहें कि फितूर है, डर है? देखिए, कांग्रेस के सामने फिलहाल 2 समस्या है। एक तो जब प्रतिभा सिंह अभी मीडिया से बात कर रही थी, तब उन्होंने ये कहा कि जो जीते हुए विधायक हैं उनके साथ बातचीत होगी, चंडीगढ़ में भी हो सकती है या कहीं और भी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर ये इशारा, उन्होंने ये नहीं कहा कि शिमला में बैठक होगी, बैठक चंडीगढ़ होगी। रोक रहा हूं आपको, ये सीधी तस्वीरें आप देखिए गुजरात से, और मेरे ख्याल से कमलम ही है ये जगह, और भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री गुजरात के ये जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं। और बड़ी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ दूसरी बार जीते हैं अपनी घाट लोडिया सीट से। एक अनजाना चेहरा थे जब ये मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार
वो चुनकर आए थे विधानसभा में, और किसी को विश्वास नहीं था कि वो इस तरह सफलता की ओर भाजपा को ले जाएंगे, और नसीब ले गए। भाजपा ने भी भूपेंद्र पटेल के चेहरे पे अपना भरोसा जताया, और देखिए जनता ने उन्हें एक रिकॉर्ड मतों से उनको जिताया है घाटलोडिया सीट से। और ये एक तरह से जो बात कही जाती है गुजरात में कि पूरी कैबिनेट बदल दी गई पिछले एक साल में, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया, लेकिन भाजपा ने जो भूपेंद्र पटेल पे जो दांव लगाया वो बिल्कुल सही साबित हुआ दिखता है, और यही मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी चुनाव में मौजूद थे। निश्चित तौर पर, और ये जो ऐतिहासिक जीत है ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्साह के रूप में दिख रही है। किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं बम और पटाखे फोड़ते हुए, साथ ही साथ जिस तरह से ये जो पूरा जश्न का माहौल है, निश्चित तौर पर ये कार्यकर्ता भी उसको डिजर्व करते हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, परिश्रम किया है, और साथ में जो खुशियों से लबरेज हैं वो उसकी एक बड़ी वजह है। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मतों से अपनी पार्टी को जिताया है, और उनके बीच में उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ कह रहे हैं जनता के बीच में, कुछ बातें रखना चाह रहे हैं। हम सीधे उनको सुनने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वहां शोर काफी है, शोर बहुत है, और निश्चित तौर पे आप देखें भूपेंद्र पटेल, एक टिप्पणी चाहूंगा अशोक जी आपकी, कि ये बिल्कुल जो परंपरागत जो नेता होते हैं सो कॉल्ड वैसे दिखते नहीं, ना उनके कपड़े ना उनके हाव भाव। तो में अब विश्वास नहीं रखती। देखो हमारे देखते देखते गांधी टोपी एक किस प्रकार का पर्यायवाची बन गया, और इसी तरह से अब आवश्यक नहीं है कि आप किसी एक विशेष तरह की वेशभूषा में नेतृत्व करें। तो इसलिए गुजरात में मुख्यमंत्री अगर कमीज और पैंट पहनते हैं, इन चीज़ों का असर अब नई पीढ़ी पर तो बिल्कुल नहीं होता, मुझे लगता है अब किसी पर भी नहीं होता। इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भूपेंद्र पटेल जो हैं वो पैंट और कमीज में जनता के सामने आ रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि पार्टी ने जब उनको मुख्यमंत्री बनाया तो वो बहुत ऐसे बड़े नेता नहीं थे, और पहली बार तो दूसरी बार तो नहीं थे वो। तो इसमें क्या है कि पार्टी का अगर संगठन मजबूत है, और पार्टी का जो इलेक्शन मशीनरी, देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार से काम कह रहे हैं, कोशिश करते हैं जी। કાકોડિયા વિધાનસભામાં આ ઉમેદવારની જીત નથી, પણ આપ સૌની જીત છે। અહીંયા તો તમે બધા જ ઇલેક્શન લડ્યા હતા, ફોન કરું તમને આપણી જવાબદારી નરેન્દ્રભાઈએ પણ આપણામાં વિશ્વાસ મૂક્યો છે, એ વિશ્વાસમાં ક્યાંય ચૂક ના થાય અને પ્રજાજનોના ખૂબ સારા કામ થાય, નાનામાં નાના માણસના કામ થાય, એના માટે આપણે સૌ સાથે મળીને સૌ કાર્યકર્તા જે પણ છે એ બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન દિલથી અને તમે બધાએ ઘાટલોડિયાની સીટ પણ ઐતિહાસિક જીત અપાઈ, આખા ગુજરાતમાં નંબર 1 ઉપર હતા, નંબર 1 ઉપર રાખ્યા છે તમે બધા। બધા આપણે સાથે જ રહેવાનું છે, અને સાથની જીત છે, આપણે બધા સાથે છીએ એની જીત છે। जनादेश डेस्क से। 1,92,000
1,12,000 मतों से जीत की बात बताते हुए भूपेंद्र पटेल थम्पिंग मेजॉरिटी से इन्होंने भी जीत दर्ज की है। जिस तरह से सरकार बनाई है उसी तर्ज पर अपनी सीट भी जीती। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनने के बाद इनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी जी। इन पर पार्टी का भी भरोसा था, प्रधानमंत्री का भी भरोसा था जी, और उसकी वजह रही जी जनता ने भी अपना भरोसा जताया जी। साहेब की हाजिरी में एक गीत गाऊं है, साहेब की हाजिरी में एक गीत गाऊं है। लगातार जो पुष्प वर्षा है वो बंद नहीं हो रही है, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो चरम पर है। तो देवेंद्र रावत के पास चलते हैं जनादेश डेस्क पर। देवेंद्र, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से इसके पहले जो बीजेपी ने कुछ स्टेशंस पर अगर हार दर्ज की थी, या ये कहा जाए कि पिछड़ी थी, चाहे वो सौराष्ट्र और कच्छ की बात कर रही हो, चाहे वो नॉर्थ गुजरात की बात रही हो, लेकिन इस बार वो सारे समीकरणों को पलट दिया। सौराष्ट्र और कच्छ की बात कही जा रही है। क्या हार्दिक पटेल जैसे नेताओं का आना, पाटीदार वोटों को साथ में लेकर आना, क्या इसकी प्रमुख वजह रही है? किस तरह से देखते हैं इसको? निखिल, आपको याद होगा जब 1980 के दशक में माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस के दिग्गज नेता, जब वो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके आए थे, 139 शायद 149 सीटें वो जीत के आए थे। उस वक्त कहा जा रहा था कि खाम उन्होंने एक क्षत्रिय, आदिवासी, दलित और मुसलमान, ये इन वर्गों को इकट्ठा करके एक वोट बैंक बनाया और उसके आधार पर वो जीत दर्ज करके आ गए। लेकिन जो आज भारतीय जनता पार्टी 156 से ज्यादा सीटें जीत रही है और नजर आ रही है, साफ तौर पर गुजरात बहुत आगे निकल गया है। अगर हम कहें कि साबरमती में काफी पानी बह गया तो इसे अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप गुजरात में देखिए, तमाम जो अगर आप गुजरात के मैप को देखते हैं और उन सीटों को देखते हैं, तो आप ऊपर से नीचे और पूर्व से दक्षिण तक आपको भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। जाति कोई फैक्टर नहीं रह गया, ऐसा लगता है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नई पॉलिसीज और जो गवर्नमेंट की जो लगातार जन सरोकार को लेकर, जो अगर हम कहें 2014 से जो प्रधानमंत्री जन योजनाओं को लागू करते आए हैं, आज भी वो योजना चल रही है। गरीबों को राशन मिल रहा है, महिलाओं के लिए लोन है, महिलाओं को अगर हम कहें सिलेंडर्स में मुफ्त मिल रहे हैं, शौचालय बन गए, मकान बन गए। ये सब जो नीड्स थी वो पूरी हो गई है। अब जो एस्पिरेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन की जो एस्पिरेशन है, महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें पूरा करने का दौर आ गया। तो विपक्ष को अब यहाँ पे जाति और इन चीजों पर नहीं, मुझे लगता है, जोर देना होगा। उन्हें नया एजेंडा देना होगा विकास का। क्या वो एक इसका जवाब मोदी मॉडल जिसे कहा जा रहा है, गुजरात मॉडल जिसे कहा जा रहा है, उसका जवाब क्या हो सकता है? यहाँ पे जो पुराने समीकरण जाहिर तौर पर टूटे हैं। अब जाति जो है उतना बड़ा फैक्टर नजर नहीं आती है गुजरात चुनाव में। जी निश्चित तौर पर एक बात और थोड़ा अपडेट के साथ बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घाटलोडिया सीट 1,92,000 मतों के अंतर से जीती है। तो जिस तरह से, जो मैं कह रहा था इसके पहले, कि जिस तरह से थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ में गुजरात की जीत है, उस तरह से स्वयं उनकी अपनी सीट पर लगभग 2 लाख मतों के अंतर से, अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा ओपी दास। और यह दिखाता है कि किस तरह से उनकी लोकप्रियता, जो आप कह रहे थे कि राइजिंग ऑफ भूपेंद्र पटेल, ये देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर इतने मतों के अंतर से जीत, यानी कि क्लीन स्वीप। और इस क्लीन स्वीप की क्या कुछ वजह रही है, चाहे वो गुजरात में रही हो और चाहे वो घाटलोडिया में रही हो, इस पर भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और जो हम राइज ऑफ भूपेंद्र पटेल की बात कर रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा रामकृपाल जी आप बेहतर बताएंगे। अलग से स्टोरीज होंगी, अलग से उनके पूरे व्यक्तित्व, उनके सफर पे अब स्टोरीज होंगी। रामकृपाल जी ये बताएं कि अब गुजरात में तो हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और तमाम तरह की उसकी कितनी स्वीकार्यता है, लेकिन निश्चित तौर पर इस वक्त गुजरात के सामने, गुजरात की आने वाली सरकार के सामने चुनौतियां भी होंगी। मसलन आर्थिक तौर पर कहा जा रहा है कि कर्ज के बोझ से दबा है गुजरात। जो PSUs हैं वो बेहतर काम नहीं कर रही हैं, तमाम तरह की वहां पे जो है बजट का इशू है, तमाम तरह के मुद्दे हैं। कैसे आपको लगता है चुनौतियों को कैसे देखें? देखिए, जो विकास करता है, जाहिर सी बात है कि जितना आप विकास करेंगे, हमेशा कहा जाता है कि महत्वाकांक्षा रेंक भी सकती है, उड़ान भी भर सकती है। तो गुजरात एक मॉडल, जैसा मैंने कहा कि ये 2004 और 2005-06 से इस देश के लिए एक मॉडल है। तो देखिए, जैसा आपने कहा कि उद्यमशीलता,
एक गुजरात में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लोगों के रगों में भरी हुई है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी वहाँ की लीडरशिप है, और जब जैसा कि मोदी जी ने कहा, एक तो बड़प्पन मोदी जी का देखिए, मोदी जी ने कहा कि मेरा रिकॉर्ड आप तोड़िए, एक बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए लीडरशिप की एक क्वालिटी जो होती है, जो मोदी जी ने दिखाया कि हम पर्दे के पीछे चले जाएं, हम अपनी टीम को इतना आगे बढ़ाते हैं कि वो टीम हमको पीछे छोड़ दे। मोदी जी उस तरह से हैं जी। और जो इनका एक सहज व्यक्तित्व है, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं से भी उनमें एक लगता है कि बहुत ही सहज और शालीन व्यक्तित्व है। तो इसलिए जो कह रहे चुनौतियां होती ही हैं, जितनी बड़ी आपकी उपलब्धि होगी आप तय जान लीजिए उसी के अनुपात में चुनौती होती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि एक शेर है कि मुश्किलें ही मुश्किलें हैं राह मंजिल में, यहाँ हौसले ही हौसले हैं आजमाने के लिए। क्या बात है। चुनौतियां होना बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि उससे आदमी चौकन्ना होता है। चुनौतियां नहीं होंगी तो फिर आप शिथिल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो प्रतिकूल धाराओं से बह करके ही और उससे लड़ करके ही आगे बढ़े हैं पिछले 27 वर्षों में। इस पर भी चर्चा करेंगे कि 27 वर्षों में मोदी का मिथक कहा जाए गुजरात में टूटा नहीं, इसकी क्या वजह है। लेकिन फिलहाल डेटा सेंटर की तरफ चलते हैं। असीम मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। असीम, किस तरह से बाइफरकेट करके गुजरात की इस जीत को बताएंगे? अलग अलग जगहों पर, चाहे वो नॉर्थ गुजरात की बात रही हो, सौराष्ट्र और कच्छ में जहां पिछली बार पार्टी पीछे रह गई थी, इस बार क्या कुछ आंकड़े बता रहे हैं? निखिल, आंकड़े बहुत ही दिलचस्प हैं। जैसा कि हम आप लोगों की बातों को भी सुन रहे हैं, ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सुनामी है, ये आंधी चली है गुजरात में। और जैसा कि हमारे मेहमान भी कह रहे थे कि इस जीत को, इन नतीजों को सिर्फ गुजरात तक ही सिमट कर हमें नहीं देखना चाहिए, हमें इसके आगे बढ़कर भी 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, हमें उनसे भी जोड़कर देखना चाहिए। आंकड़ों पर नजर डालें उससे पहले निखिल, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो अभी जो आंकड़े आए हैं, उनमें अगर मैं कहूं तो गुजरात में बीजेपी का जो मत प्रतिशत है, और वो दिख भी रहा है, अगर मैं इन पे जाऊं, जो अभी 182 के 182 रुझान आ गए हैं, 158 सीटों पर बीजेपी, आप देखिए, मुझे लगता है कि यही अब तब्दील भी हो जाएंगे नतीजों में भी। ये रुझान है, हालांकि इसमें नतीजे और रुझान दोनों शामिल हैं, और कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। तो उसमें बीजेपी का गुजरात में 50% यानी कि 52.48 यानी कि 52.52% के आसपास जो है वो वोट शेयर लिया है बीजेपी ने, और कांग्रेस आधे 27.31%। ये गुजरात का है, और ये आंकड़ा आप इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये जो सीटों में है वो तब्दील होते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक आंकड़े दे दें कि बीजेपी को यहां पे 42.99% और कांग्रेस के को जो है वोट फीसद की बात की जाए तो 43.85%, कुछ एक परसेंट उससे भी कम का जो है वो अंतर है। लेकिन हम गुजरात पे आए तो गुजरात में ये देखिए ओवरऑल जो टैली है, आप ये गुजरात का मैप देख सकते हैं, और इसमें आप देखिए कि सब कुछ पूरा गुजरात ही आप देखिए भगवा रंग से रंगा हुआ है। 158 सीटें कहीं ना कहीं नतीजे प्लस रुझान मिलाकर अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं। रीजन वाइज अगर हम चलें, शुरुआत हम जानते हैं कि 4 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, सौराष्ट्र में, उत्तर गुजरात में, मध्य गुजरात में और दक्षिण गुजरात में। सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका जो है, पारंपरिक तौर पे हम नतीजों में भी देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस का यहां पे काफी दबदबा रहा है। लेकिन आप देखिए इस बार कांग्रेस कहां सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर रह गई है, और आप 49 में से जो कच्छ और सौराष्ट्र का ये जो इलाका है, ये 42 सीटों पे बीजेपी यहां पे है। और मेहमान भी इस बात को कह रहे थे कि ये जो इलाका निखिल है, कच्छ की, ये कच्छ है और ये सौराष्ट्र है, यहां पे पानी की समस्याएं, पीने के पानी की समस्याएं बहुत सारी। और असीम, यहां पे आम आदमी पार्टी को 3 सीटें यहां मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। अब देखिए, और वैसे भी आम आदमी पार्टी को 3 ही सीट मिल रही है, जो सौराष्ट्र और सौराष्ट्र से मिले जी, सौराष्ट्र से मिले। इसमें इस बात को हमें समझना होगा कि बीजेपी की जो जीत हुई है बहुत बड़े मार्जिन से जीत हुई है। अभी हमने देखा कि वहां के जो सीएम है कितनी बड़ी जीत हुई है। तो ये जो जीत हुई है, इसको आप ये मत मानिए कि ये बीजेपी के कोटे से ये सीटें गई हैं, नहीं, ये कांग्रेस के खाते से गई हैं, कांग्रेस की सीट से, क्योंकि जो मार्जिन उनका जो विजन जो विनिंग मार्जिन होता है बहुत ही कम होता है कांग्रेस का बीजेपी के मुकाबले। तो इसलिए यहां जो जीत हुई आप समझ लीजिए कि ये 3 के 3 सीटें
कांग्रेस के खाते में रही होंगी, वो कांग्रेस के खाते से ये 3 सीटें गई हैं। बीजेपी को यहां पे कोई टच नहीं किया गया है। तो बीजेपी अकेले दम पर सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में 42 सीटों पर आ गया है 49 में से। और जैसा कि ऐतिहासिक तौर पर हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत समस्याएं रही हैं। यहाँ पे ये जो कच्छ का इलाका है, यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट है, यहीं पे एक और पोर्ट है। इसको पहले लोग ऐसा कहा जाता था निखिल कि यहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते थे, कौन जाएगा, दुरूह इलाका, दुर्गम इलाका। लेकिन 2001 में भूकंप आया, भूकंप के बाद और भी स्थितियां खराब हुई। लेकिन उत्तर गुजरात की तरफ जरा बताएं, उत्तर गुजरात की क्या ये तो हुई आपके कच्छ और सौराष्ट्र इलाके की बात। अब आते हैं उत्तर गुजरात की तरफ। उत्तर गुजरात में देखिए यहाँ पे ये पारंपरिक तौर पे यहाँ कृषि प्रधान है, यहाँ पे डेयरी उद्योग है, तमाम जो बनास डेयरी और जो तमाम डेयरी का हम आप नाम सुनते हैं वो सारा उत्तर गुजरात में है। और यहाँ पे 28 में से यहाँ भी 19 सीटें बीजेपी के खाते में जाते नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7, आम आदमी पार्टी 0 और अन्य के खाते में 2। तो ये भी यहां भी बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन जब से वहां पे एज अ चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री जब वहां पे मुख्यमंत्री थे तो बहुत सारा यहां पे काम किया गया। यहां पे एग्रीकल्चर को लेकर बहुत सारा काम किया, डेयरी सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर जो है इसको लेकर बहुत सारा काम हुआ है। उसका नतीजा आप इन आंकड़ों में देख सकते हैं। यहां पे कांग्रेस को ज्यादा सीटें थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को ओवरऑल तमाम क्षेत्रों में नुकसान होता दिख रहा है। ये सेंट्रल गुजरात की बात हम करें, सेंट्रल ये उत्तर गुजरात एक बार फिर से मेरे ख्याल से आ गया। सेंट्रल ये सौराष्ट्र का उत्तर गुजरात और ये मध्य गुजरात, सेंट्रल गुजरात की बात की जाए ओम प्रकाश, यहां पे देखिए यहां पे परंपरागत तौर पर ये जो रही है, ये जो इलाके हैं वो कमोबेश बीजेपी के पक्ष में, चूंकि ये शहरी इलाका है, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे ज्यादा हैं, उद्योग धंधा यहाँ पे है, तो यहाँ पे बीजेपी का वोट बैंक हमेशा से ही अच्छा रहा है। और वो आप इन नतीजों में भी देख सकते हैं कि 70 में से 64 सीटें लोगों ने यहाँ पे बीजेपी के खाते में दी है। जी पिछली बार 37 सीटें थी भाजपा के पास, जी कांग्रेस के पास 22 सीटें जी। इस बार आप देख रहे हैं भाजपा के पास 64 सीटें हैं, कांग्रेस 22 से घट के 5 पर आ गई, 22 से घट के 5 पे आ गई। तो ये आप उसमें गिरावट आप देख सकते हैं, क्योंकि लोग उनकी नीतियों के, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं और जो राज्य की नीतियां हैं वो लगातार बराबर वहां लोगों तक पहुंच पा रही है। दक्षिण गुजरात, जैसा कि हमने कहा कि सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका और ये दक्षिण गुजरात का, ये भी पारंपरिक तौर पर कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ पे कांग्रेस की काफी पकड़ रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए भाजपा यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रामीण इलाका है वहां पे कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ रही थी और शहरी इलाकों में बीजेपी की। लेकिन इस बार वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया बीजेपी ने दक्षिण गुजरात के ग्रामीण इलाकों में, और उसका नतीजा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 35 में से 33 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, एक पे कांग्रेस और एक पे आप। दक्षिण गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी को भी पिछली बार 2 सीटें मिली थी। बिल्कुल, तो जी बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर जी। ये बहुत बहुत धन्यवाद असीम इन तमाम आंकड़ों को हमारे सामने रखने की। और ये बड़े दिलचस्प आंकड़े असीम ने दिखाए और निश्चित तौर पर क्लीन स्वीप हर जगह किया है बीजेपी ने, और यही वजह है कि जो ओवरऑल आंकड़े हैं वो उस तरह से हमें दिखा रहे हैं। रामकृपाल जी आपके पास आना चाहेंगे, और इस क्लीन स्वीप पर जब बात हो रही है, ये कोई पहली बार या दूसरी बार जनादेश राज्य में नहीं ले रही है बीजेपी, और 27 वर्षों के बाद इस जनादेश को ले रही है। इसको कैसे समझा जाए कि क्या विरोधियों ने सरेंडर कर दिया, या बीजेपी का जो जादू है वो 27 वर्षों के बाद भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है? कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मैं इसे नेगेटिव ये नहीं मानता हूं कि विरोधियों ने सरेंडर कर दिया है। ये मैं इसको मानता हूं कि जो लगातार मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में जो गुजरात में काम किया और आगे जिस तरह से काम कर रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि गुजरात के लोग देखिए एंटरप्रेन्योर हैं, वो जानते हैं कि नीतियों का लगातार बढ़ते जाना और गुजरात में जो काम हुआ है जमीन स्तर पर, जैसा मैंने कहा कि आप अमूल देखिएगा 1 या 2 साल के भीतर दुनिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बनने जा रही है। और आगे की जो, तो गुजरात में जो ये है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप होती है। अच्छा, दूसरा जो खेतिहर वर्ग है या छोटे छोटे उद्योग वाले हैं, मैं गुजरात में बहुत समय बिताता हूँ। मैंने देखा था एक मछुआरों के गांव में किस तरह से 20 साल में वहां पे जहां झोपड़ियां होती थी, आज वहां पक्के मकान हैं और सबके घर के आगे कार खड़ी है।
तो देखिए ये जो जमीन पर काम हुआ है ना, उसका भी लोग देख रहे हैं। तो एक जो मैंने कहा कंटिन्यूटी, दूसरी बात ये मैं मानता हूं कि आश्चर्यजनक ढंग से है ये, लेकिन जिस तरह से मोदी पर हमले किए गए, देखिए सिर्फ पॉलिटिकली आप मत देखिए, कल्चरल क्या होता है जब आप, मैं कहता हूं पेट और नाक दोनों हैं, नाभि भी है तो नाक भी है, आप नाभि पर और नाक पर दोनों पर जब हमला करेंगे, जब वहां जाके कहेंगे रावण है, इसके 100 मुख है, तो देखिए स्वाभाविक है, एक बहुत बड़ी अपनी एक अस्मिता की बात होती है, सांस्कृतिक होता है। तो सारा ये जो सारा आप कहेंगे ना, एक विकास ही नहीं, इसमें अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपना वजूद, बिल्कुल मेहनत और प्रधानमंत्री के हाथ में कहीं ना कहीं इमोशंस भी लोगों के जुड़े हुए हैं जिस तरह से। तो और ये देखने में आया है कि अगर जिसने भी प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा हमला किया है, वो चाहे खासतौर पर गुजरात में, तो उसका जो है सीधा भुगतान किया गया है। पिछले कई चुनावों में ये देखने को मिल रहा है। अशोक जी, एक खास बात, ये सवाल अक्सर नहीं पूछा जाता है, लेकिन गुजरात के संदर्भ में ये जरूर पूछना पड़ेगा। जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो रिमोट कंट्रोल की बात कही जाती थी। आज भी जब भगवंत मान पंजाब में मुख्यमंत्री हैं, तो रिमोट कंट्रोल की बात कही जाती है, दिल्ली से चलाया जाता है। गुजरात के संदर्भ में क्या कहेंगे? गुजरात के संदर्भ में भी क्या ये बात लागू होती है या नहीं? देखिए, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज मैं देख रहा हूं जितने भी चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता या नेता बोल रहे हैं, वो एक ही बात बोल रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री का जादू था, प्रधानमंत्री बहुत पॉपुलर हैं, ये कहकर कांग्रेस अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। आपको पिछले चुनाव में 77 सीट मिली थी, तब भी मोदी का जादू था, तब भी सत्ता में थी भारतीय जनता। आपने ये पिछले 5 साल में क्या किया? आपने क्या विपक्ष की भूमिका निभाई? क्या आप कोई सक्षम नेतृत्व गुजरात में दे पाए? क्या आपने जो वहाँ के सत्ताधारी दल भाजपा की कमियों को उजागर कर पाए? नहीं कर पाए। तो अपना फेलियर छुपाने के लिए ये प्रधानमंत्री के आड़ में अपनी हार को आप अगर ये ओवर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, अपनी लाइन बड़ी करनी चाहिए। ये कांग्रेस के लिए कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। ये इंट्रोस्पेक्शन इस दायरे में अगर होगा तो फिर कांग्रेस कभी भी उभर नहीं सकती है। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने बारे में भी तो बात करें कि आप नहीं दे पाए सक्षम विपक्ष गुजरात में, जिसके कारण आपकी जो आज स्थिति बनी है वो पहले से बुरी से बदतर बन गई। जी बिल्कुल। और अब यहाँ पर हमारे साथ मेघना देव हमारी संवाददाता हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, उनके पास रुख करते हैं। और मेघना, इस जो प्रचंड जीत है जिसको अभी असीम ने थोड़ी देर पहले सुनामी का नाम दिया था, वो उसकी साक्षी प्रत्यक्ष वहाँ पर बन रही हैं और हमारे ख्याल से कार्यकर्ताओं के बीच में है और जनता के बीच में है। क्या कुछ जानकारी देंगी मेघना, किस तरह का उत्सव, किस तरह का माहौल, इस जीत की का जो एक तरह से श्रेय जो कार्यकर्ताओं के सर बांधा जा रहा है, उनके बीच में आप मौजूद दिख रही हैं? जी देखिए निखिल, यहाँ पर हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और जब से रुझान आने शुरू हुए और रुझानों में ही प्रचंड जीत की ओर इशारा था भारतीय जनता पार्टी के लिए, तभी से यहाँ पर जो एक तरीके से देखें तो पूरा जो जश्न है उसका माहौल यहाँ पर लगातार नज़र आ रहा था। और अहम बात यहाँ पर ये है कि जिस तरीके का टारगेट सेट किया है, टारगेट को भी तोड़कर ऐतिहासिक जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज एक तरीके से कर चुकी है इस मामले में कि कई जगहों पर लीड बहुत ज़्यादा है। पिछली बार हमने देखा था कि तकरीबन 16-17 ऐसी सीटें थी जहां पर बहुत पतली मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल पाई थी, ऐसी 16-17 सीटें थी। इस बार कई सीटों पर खास तौर पर अगर हम देखें घाटलोडिया सीट की बात करें जहां से भूपेंद्र पटेल जहां पर से प्रत्याशी थे, वो उनकी भी तकरीबन 1,17,000 वोटों की लीड है। उसके अलावा हर्ष संघवी की बात करें तो उनकी भी 1 लाख से अधिक वोटों की लीड है। तो कई जगहों पर देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी जीत जो हो रही है वो बड़ी लीड के थ्रू हो रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर बहुमत है। अगर हम देखें तो अभी ऐसा पता चल रहा है कि गुजरात के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा है कि AIMIM और आम आदमी पार्टी ने जो है वो नुकसान कराया है कांग्रेस का, ऐसा उनका कहना है। और अगर हम देखें तो वो उन्होंने ये भी कहा है कि आत्ममंथन करेंगे और मीटिंग बुलाई जाएगी और ये जो इसका पूरा एनालिसिस किया जाएगा जिस किस्म की हार कांग्रेस को यहाँ पर फेस करनी पड़ी है। जी मेघना, ये बताएं कि निश्चित तौर
पर भाजपा ने ये बात कही थी कि भूपेंद्र पटेल ही उनके चेहरे होंगे। हम माने कि वही चेहरे होंगे, उन्हीं के साथ भाजपा आगे बढ़ेगी। और क्या अब ये बात भी हो रही है कि क्या कैबिनेट जिस तरह से वो पूर्व कैबिनेट था वही रहेगा, किनके नाम होंगे? क्योंकि निश्चित तौर पर सरकार के फॉर्मेशन, उनके चेहरे, उनके एजेंडे की बात शुरू हो चुकी होगी। बिल्कुल। और देखिए जो आज देखिए जश्न का दिन है, लेकिन उसके बाद हम जानते हैं मीटिंग्स का दौर लगातार शुरू हो जाएगा। हालांकि सीएम के चेहरे पर बात पूरी तरीके से स्पष्ट है कि भूपेंद्र पटेल ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेंद्र पटेल हैं और इस चीज़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैलियों में साफ तौर पर कई बार दोहराया था कि नरेंद्र भूपेंद्र की डबल इंजन सरकार। और आज भी जो प्रेस वार्ता हुई जीत के बाद, पहली प्रेस वार्ता मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पार्टी के गुजरात अध्यक्ष CR पाटिल ने जो की, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएम का चेहरा भूपेंद्र पटेल ही हैं। लेकिन प्रश्न बेशक ये उठता है कि किस तरीके से अब जो कैबिनेट है उसमें क्या कुछ उलटफेर होगा, क्योंकि प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि ये जो कैबिनेट है, अभी फिलहाल जो कैबिनेट है गुजरात में, वो मंत्रिमंडल को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। कुछ ही समय पहले पूरी तरीके से कैबिनेट को चेंज किया गया था, मुख्यमंत्री को भी चेंज किया गया था। तो ऐसे में क्या फिर से नए चेहरे लाए जाएंगे या अभी फिलहाल इन्हीं चेहरों पर कंटिन्यू किया जाएगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। 12 तारीख को हम जानते हैं शपथ ग्रहण समारोह है और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी, गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे मौजूद। और ऐसा बताया जा रहा है कि कई भाजपा शासित जो राज्य हैं उसके मुख्यमंत्रियों की भी उपस्थिति उसमें होगी। तो किस तरह का ये आयोजन होगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ में बनी रहिए। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और कांग्रेस की जीत मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सुकून देने वाली खबर है। उनकी अध्यक्षता के बाद पार्टी की किसी राज्य में ये पहली जीत है। खड़गे ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद दिया है और कहा है कि पार्टी के प्रेक्षक हिमाचल जा रहे हैं और वो तय करेंगे कि राज्यपाल से कब मिलना है। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है। चलिए तो एक बार फिर गुजरात की बात करें और हमारे जनादेश डेस्क की तरफ रुख करेंगे। संदीप झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से ये संदीप थंपिंग मेजॉरिटी ये जो आई है, इसके पीछे जब हम दूसरी पार्टियों का, खासतौर पर कांग्रेस का सीधा वहां पर देखने में आई कि आम आदमी पार्टी उस तरह से लड़ी नहीं जिस तरह से प्रचारित किया गया, लेकिन कांग्रेस की क्या वजह रही? आपको क्या लगता है कि क्यों इतनी जमीन कांग्रेस अपनी खोती रही और आज इस, अगर शब्द में दुर्गति कहूं तो गलत नहीं होगा, वहां तक पहुंचने की क्या वजह रही? जी देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस को ये नहीं समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते और प्रधानमंत्री रहते जो लंबी लकीर खींच दी है, उसके आगे मुद्दे उनके गौन पड़ गए। बिजली, पानी, सड़क, गुजरात जैसे विकसित राज्य में ये मुद्दा नहीं हो सकता। 2002 में ज्योतिग्राम योजना लागू की गई थी। 3 फेज की बिजली तमाम उपभोक्ताओं को दिया गया। गुजरात की जो बार बार रामकृपाल जी कह रहे थे, उद्यमी जनता है, उन्हें मुफ्त बिजली नहीं चाहिए, लेकिन 24 घंटे बिजली जरूर चाहिए। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जो मुफ्त की रेवड़ियों की बात करती है, वो पंजाब में एक जाट किसान के लिए मुफ्त बिजली महत्वपूर्ण है, लेकिन पाटीदार किसान के लिए गुजरात में मुफ्त बिजली महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि एग्रो बिजनेस को लेकर के क्या नया पॉलिसी इंटरवेंशन किया जाए। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी इस तरह से सोच पाने में असमर्थ थी, जिसका नतीजा उनको यहाँ भुगतना पड़ रहा है। गुजरात में इतने आगे होने के बावजूद अगर भाजपा की पहले दिन से चुनाव तारीखों के ऐलान के 4 महीने पूर्व भी अगर आप देखें
ठीक है। तो मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर के प्रधानमंत्री लगातार सवाल उठाते रहे। यानी इसका मतलब है कि जो आम आदमी पार्टी का जो मॉडल था, जिसे उन्होंने दिल्ली में बेचा, जिसको उन्होंने एमसीडी के चुनाव में बेचा, जिसको उन्होंने पंजाब के चुनाव में बेचा, गुजरात की जनता उस मॉडल को स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि वो एक तरह से कृत्रिम या कहें आर्टिफिशियल उनके लिए था। क्या ये कह सकते हैं? जी निश्चित तौर पर, वही मैंने उदाहरण दिया कि जाट, पंजाब के जाट किसान के लिए मुफ्त बिजली मुद्दा हो सकता है, लेकिन जो पाटीदार समुदाय है, जो खेडूत समुदाय है गुजरात का, उनके लिए मुफ्त बिजली मुद्दा नहीं है। उनके लिए नर्मदा की धारा उनके खेतों तक पहुंची, उनके घर में जल के रूप में पहुंची, वो इशू था। ठीक है, उनके लिए ये इशू जरूर है कि एग्रो बिजनेस में कोई नया मॉडल है, कोई नए उपकरण लाए जा रहे हैं, क्या इससे उनकी खेती में विस्तार होगा? इस बात को विपक्ष हम आपके पास वापस लौटेंगे, नाकामयाब रहा। जी मेहसाणा से ऑन ग्राउंड चलते हैं, वहां से धीरज हमारे साथ जुड़ गए। धीरज, ये बताएं, लगातार आप ट्रैवल करते रहे हैं, घूमते रहे हैं, और ये मेहसाणा हम जानते हैं कि किस तरह से आदिवासी बहुल इलाका है। क्या हुआ दरअसल में? हम जानते हैं कि कांग्रेस आदिवासी इलाकों में मजबूत मानी जाती थी। आंकड़े भी बताते हैं कि किस तरह से उत्तर गुजरात में एक तरह से अपर हैंड कांग्रेस का रहा है। कुछ सीटें ऐसी रही है जहां कांग्रेस कभी नहीं हारी, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मेहसाणा जैसे और तमाम उत्तर जो गुजरात है वहां पे बाजी पलट गई? बिल्कुल आपने सही कहा है। जो कांग्रेस जो है हमेशा इस इलाके में काफ़ी मजबूत रही है, और जो आपने ट्राइबल बेल्ट की बात करी, चाहे उसमें वो नर्मदा के ज़िले हैं, चाहे वो अरावली के ज़िले हैं, आपको छोटा उदयपुर का इलाका पूरा का पूरा आता है, और कुछ इलाके सौराष्ट्र के क्षेत्र के भी आते हैं, जो यहाँ की आदिवासी जनजाति जो है वनवासी लोग निवास करते हैं। दरअसल कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि वो बीते 5 सालों में जनता के साथ संवाद नहीं कर पाई, और प्रधानमंत्री जबकि अपने रैलियों में और कोरोना के समय से जबकि गुजरात के दौरे पर आए तो उन्होंने जनता के साथ जो संवाद है उस संवाद को बनाए रखा। अभी आपने ट्राइबल बेल्ट के कई रैलियों को कवर किया, कई जगह में गया जहाँ के प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, तो हाँ हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री ने आदिवासी के लोगों से संवाद किया और उन्हें बताया कि देखिए कोरोना के इस त्रासदी में मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग भूखे ना सोएं। तो उनकी एक संवाद शैली थी। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि आदिवासी जो लोग हैं, हमें ये पता है कि ये लोग दूर दूर तक काम करने के लिए जाते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं, तो हमने 1 नेशन 1 राशन कार्ड लाया ताकि आदिवासी समुदाय के लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि ट्राइबल बेल्ट के लोगों को जंगल में भी समस्या होती है, तो उन समस्या को दूर करने के लिए जो कानून लाए गए हैं उस कानून में ऐसी कोई दिक्कत ना हो कि ऐसे लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी हो। तीसरी बात, सबसे अहम बात, जिस बात का जिक्र हमेशा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने या स्थानीय बीजेपी के नेताओं ने बीते 5 साल तक यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे पे उन्होंने काम किया। अब अगर आप कच्छ की बात करते हैं, सौराष्ट्र की बात करते हैं, तो वहाँ पानी सबसे बड़ी समस्या थी। प्रधानमंत्री ने अपने रैली में जिक्र किया, बार बार जिक्र किया कि देखिए पहले पानी के लिए यहाँ के लोगों को आँखों में पानी आ जाते थे और आज आँखों के आगे पानी है। कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रधानमंत्री का जो संवाद था वो आम जनता के साथ संवाद था। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर स्थानीय मुद्दों के साथ चुनाव नहीं लड़ पाई। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो जिस दिल्ली मॉडल की बात कर रही थी और जिस दिल्ली मॉडल के जरिए यहाँ की जनता को लुभाने की कोशिश कर रही थी, उन्हें नहीं मालूम था कि जनता उन मुद्दों पे नहीं आती है। और खास करके सौराष्ट्र के कई क्षेत्रों में जबकि हमने पूछा कि जो दिल्ली में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, दिल्ली में जो शिक्षा का मॉडल है, दिल्ली में पानी का जो मॉडल है, जी धीरज, बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। इस पे मैं संदीप से एक टिप्पणी लूंगा। संदीप, चाहे वो कोरोना हो, कोविड से पूरी लड़ाई हो, प्रधानमंत्री आगे बढ़ के उन्होंने नेतृत्व किया। जो केंद्र की योजनाएं हैं, राज्यों में जिस तरह से उसका क्रियान्वयन हो रहा है, और हम जानते हैं कि जब राज्यों के चुनाव होते हैं, राज्यों के मुद्दे होते हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री में या कहें भाजपा में इस बात की कुवत या कहें कला है कि वो राज्य के चुनाव में भी केंद्र के योजनाओं का जो फलीभूत है या कहें उसका जो रिजल्ट है, उसके जो फल हैं, उसको वो भुना ले जाती है? इसको ओपी में एक उदाहरण से समझाता हूं। गुजरात में आदिवासियों की आबादी तकरीबन 15% है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने
35 रैलियां की। आदिवासी इलाकों में उनकी जितनी रैलियां होती थी उनमें वो आदिवासी जनजातीय गौरव की बात करते थे, उनमें वो उस दिशा में अमृतकाल, आज़ादी के अमृतकाल में भुला दिए गए जनजातीय नायकों को लेकर के केंद्र सरकार जो काम कर रही है उसका जिक्र करते थे। बिरसा मुंडा से लेकर के तमाम आदिवासी नायक जो रहे आज़ादी के आंदोलन के दौरान उनका जिक्र होता था। उड़ीसा की एक जनजातीय महिला को देश की प्रथम नागरिक बनाने तक का जिक्र होता था। ये वो तमाम बातें हैं जो आदिवासियों के हित में केंद्र सरकार अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन राज्य के चुनाव में इसका किस तरह से अपनी संवाद शैली में, जिसका जिक्र धीरज बता रहे थे कि जो प्रधानमंत्री की संवाद शैली है वह स्थानीयता से लेकर के राष्ट्रीय मुद्दों को कितनी खूबसूरती से पिरोती है कि वो एक आम आदमी के मन में, एक आम आदमी के दिल में उनकी बात घर कर जाती है। ये संवाद अदायगी की जो कला है ये विपक्ष के नेताओं में नदारद है। जी एक बात इसी में एक चीज और जोड़ दें संदीप, आपसे समझना चाहेंगे जो आपने और धीरज ने कही कि जिस तरह से आदिवासी इलाकों में अपनी पैठ बनाई है, अगले वर्ष मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं और खास तौर पर कहा जाता है कि जो चाहे वो अलीराजपुर का इलाका हो, झबुआ का इलाका हो, जो एक करंट गुजरात में बहती है उसका असर इन इलाकों तक जाता है। क्या आपको लगता है कि जो अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा, खासतौर पर आदिवासी इलाकों की बात कर रहा हूं मैं? जी निश्चित तौर पर भाजपा की रणनीति को अगर आप गौर से देखेंगे तो जो फ्रिंज स्टेट हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट है, उस पर भाजपा का लगातार उस दिशा में भाजपा काम कर रही है। आप देखेंगे तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, ये वो इलाके हैं जो भाजपा की, या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जहां भाजपा परंपरागत तौर पर मजबूत नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता इन इलाकों में मेहनत कर रहे हैं। रही बात मध्य प्रदेश या बाकी जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए निखिल कि ये कोरोना के बाद होने वाले चुनाव है। कोरोना के दौरान जो केंद्र सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर काम हुए उसका इम्पैक्ट आज भी जो आम जनता है, आम मतदाता है, उनके मन में बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा गरीबों के लिए खाद्यान्न अभियान चलाया गया, मुफ्त राशन अभियान, 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में मुफ्त राशन पहुंचाया। क्यों नहीं वो मतदाता जब वोट करने की बारी आएगी तो उस संकट काल में जिसने उसके घर में भोजन की थाली उपलब्ध कराई, ये बात याद रखेगा। बिल्कुल। और इसका असर पूरे देश भर में, मैं जरा धीरज के पास जाना चाहूंगा। धीरज, अब ये बताएं कि अब ये बड़ी जीत है, पूरे राज्य में आप लगभग घूमे हैं, अब क्या आने वाली जो गुजरात की सरकार होगी, क्या मुख्य चुनौतियों के तौर पे उनके सामने होगा, खासकर इन इलाकों में जो नए इलाके उन्होंने जीते हैं? देखिए, उनके पास एक विजन है, खास करके अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें। देखिए, पूरे जो गुजरात की बात करें, जहां जहां प्रधानमंत्री ने जिस इलाके में उन्होंने दौरा किया, तो उस इलाके में देखिए सबसे बड़ी बात यही है जो कि मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जबकि गुजरात का दौरा किया, अपनी रैलियां की, तो उस रैलियों में उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा कि देखिए जो जिस बात कह रही है दूसरी विपक्षी पार्टियां जो बात कह रही है कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है, तो क्या यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है? तो उस एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने जो बात कही, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए हमारे पास जो 27 साल का जो विकास का मॉडल है, उस विकास के मॉडल का मैं रिपोर्ट कार्ड आपको लेकर आपके पास आया हूं। अगर 27 साल पहले की बात करें तो जामनगर के इलाके हो या राजकोट के इलाके हो या दक्षिण गुजरात के इलाके हो, उस इलाके में एक साइकिल भी नहीं बनती थी और आज यहाँ हवाई जहाज बन रहा है। ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप जामनगर को जोड़ लेते हैं, अगर आप राजकोट को जोड़ लेते हैं और अगर आप मोढेरा को जोड़ लेते हैं तो इसकी तुलना आप टोक्यो से कर सकते हैं। ये उनका रिपोर्ट कार्ड रहा। तीसरा रिपोर्ट कार्ड रहा कि देखिए कक्ष के बारे में लोग ये कहते थे कि कक्ष का ये इलाका जो है पूरा का पूरा सूखा इलाका, यहाँ खेती नहीं होती है और यहाँ के लोग जो हैं वो, यहाँ के किसान जो है वो खुशहाल नहीं है। हमने वहाँ खेतों तक, जमीन तक, वहाँ तक हमने पानी पहुँचा दिया, तो देखिए यहाँ कैसे खुशहाली आ गई। उसके बाद उन्होंने जो ट्राइबल का, जिसका आपने जिक्र किया, ट्राइबल बेल्ट की बात की, देखिए उनके आत्मसम्मान को, उनके गौरव को मैंने कहाँ तक बढ़ाया और उनको किसी भी तरीके की चुनौती नहीं हो, उसकी वो बात करते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि देखिए
27 साल पहले का गुजरात आप देख जी, लीजिए, उसका दरअसल- विकास दरअसल, देखिए और अभी का विकास धीरज- देखिए, अभी का रोड देखिए, अभी का मॉडल देखिए आप। जी, दरअसल धीरज ये जानना चाह रहे थे कि क्या चुनौतियां आगे होंगी इन आदिवासी इस जो इलाके हैं वहां पर अपना जो इम्पैक्ट है उसको बनाए रखने के लिए। फिलहाल हम जनादेश डस्ट का रुख करेंगे, एक बार फिर से हम जोड़ेंगे देवेंद्र को अपने साथ में। देवेंद्र, जब चुनौतियों की बात होगी तो बड़ी चुनौती अभी कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश में है। क्या कुछ उनके लिए जो चुनौतियां होंगी वो तो है ही है, अभी बड़ी चुनौती होगी मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या कुछ लगता है आपको? देखा कि जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कांग्रेस कह रही है कि अपने जितने विधायक हैं वो अपना सर्टिफिकेट लेके सीधा चंडीगढ़ पहुंचे। वहां से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि वो छत्तीसगढ़ या राजस्थान जाने की बात हो रही है। लेकिन निखिल, आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूं मैं कि वहाँ पे सीएम कैंडिडेट कम से कम आधा दर्जन लोग कांग्रेस के अंदर भी सीएम कैंडिडेट हैं और उनके अपने अपने घटक हैं। उसमें आप चाहे सुखविंदर सुक्खू की बात करें, कौल सिंह ठाकुर तो हालांकि हार चुके हैं लेकिन उनके भी अपना एक दावा रहता है। प्रतिभा सिंह है, खुद वीरभद्र सिंह की पत्नी है, उनका बेटा विक्रमादित्य सिंह वो भी सीएम कैंडिडेट है। ऐसे अब महेश्वरी जी जो उनके एलओपी है थे इस वक्त, पिछली विधानसभा तो दोबारा जीत के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ही अपनी एक लीडरशिप को लेकर, क्योंकि चुनाव में फिर भी अगर संभावित नामों की बात करें तो कौन से बड़े बड़े दावेदार इस समय हैं हिमाचल में? देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है, उसके बाद प्रतिभा सिंह जो वीरभद्र सिंह की पत्नी है और सांसद है इस वक्त, हालांकि चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, वो भी बहुत बड़ी दावेदार हैं। और एक क्योंकि देखिए वीरभद्र सिंह की एक लेगेसी रही है और कांग्रेस पर उसका एक प्रभाव रहा है। आपको यहाँ पे ध्यान देना हो कि जो सेंट्रल लीडरशिप थी, चाहे वो सोनिया हो, राहुल हो, उन्होंने एक तरीके से किनारा कर लिया था हिमाचल प्रदेश से। आप प्रियंका आई जरूर थी, कांगड़ा में वो थोड़ा दौरा किया उन्होंने, कांगड़ा में 15 सीटें आती है तो अच्छा, लेकिन एक बात जो सामने आई और जो बात अभी आपने कही सुनी होगी, जयराम ठाकुर ने भी कहा कि भाई मुश्किलें उनके लिए हैं, वो जनादेश उनको मिला है तो उनके लिए भी मुश्किलें हैं। जब ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं उनके विधायकों को कहीं तोड़ न ले और कहीं उनके विधायकों के बीच में कोई डर की एक बात है, उस पर यह स्टेटमेंट दिया गया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए इसको मैनेज करना स्वयं मुश्किल होगा, क्योंकि उनके सामने ही बहुत सारे धड़े हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार। देखिए निखिल, इस वक्त हिमाचल प्रदेश की बात की जाए और खासतौर पर कांग्रेस की बात की जाए हिमाचल प्रदेश में, तो आप एक वहां पे छत्रप जो थे वीरभद्र सिंह वो नहीं है, उनकी पत्नी जरूर है, उनका एक अपना सीमित शिमला और उसके आसपास के क्षेत्रों में थोड़ा उनका प्रभाव है, अपर हिमाचल जो क्षेत्र है वहां पे उनका प्रभाव है, लेकिन पूरे हिमाचल में क्या उनका प्रभाव है वो अभी इस वक्त नजर नहीं आता है। अलग अलग घटकों में, अलग अलग गुटों में पार्टी बटी हुई नजर आती है। ऐसे में सेंट्रल लीडरशिप भी इस वक्त जो कांग्रेस की है वो इतनी मजबूत नहीं है, निर्णायक नहीं है। तो सेंट्रल लीडरशिप के लिए एक चुनौती है कहीं ना कहीं देवेंद्र, निश्चित तौर पर। और आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ में रोशन लाल गौर वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। चुनौतियों के पर चर्चा हो रही है। रोशन जी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौतियां क्या बताएंगे आप? देखिए, कांग्रेस के सामने जो मुख्य चुनौती है, पूरा अगर हम सेंट्रल लीडरशिप की भी बात करें कि नेतृत्व की वहां पे चुनौती है। और हिमाचल में क्योंकि उन्हें, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि उनकी सरकार बनने वाली है, और वो जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, बहुत मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन जो हिमाचल का रिवाज है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, इसके कारण मुझे लगता है कि वहां पे कांग्रेस जीती है। और कांग्रेस के सामने जो अभी आप नेतृत्व की बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि ले देकर जो वीरभद्र सिंह परिवार है वहां पर ही ये जो चुनाव होगा वहीं का होगा, चाहे प्रतिभा सिंह बने चाहे उनका बेटा विक्रमादित्य बने। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं परिवार में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि वहां पे जो बाकी हम देखते हैं ऐसी लीडरशिप वहां पे है नहीं, और अगर कोई बनेगा भी तो उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे और फिर वही स्थिति होगी जैसे। रोशन जी, आपने गुटों की बात की, अलग अलग धड़ों की बात की, मुख्य धड़ों की बात करें तो वो कौन कौन से धड़े हो सकते हैं? एक तो प्रतिभा सिंह उनका हो सकता है, जो राज्य के उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो हो सकता है। क्या यही दो मेन धड़े हैं, इसके अलावा भी और कोई हिस्सा है? क्योंकि ये बात आगे मैं जोड़ दूं कि लगातार बात कही जा रही है कि अभी तो मुख्यमंत्री चुनने में काफी सरफुटअव्वल होनी है। जी, अब दो गुटों की तो आपने बात की, लेकिन इसमें एक और तीसरा गुट है जो आनंद शर्मा जी का है,
क्योंकि आनंद शर्मा को चुनाव से पहले यहाँ पे प्रभारी बनाया गया था। उन्हें जो चुनाव प्रचार प्रबंध समिति है वो सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने पांव से खींच लिए। उनको ऐसा लगा कि वहां पे बीजेपी दोबारा सत्ता में आ रही है, कांग्रेस को कुछ नहीं मिलने वाला, तो उन्होंने अपने पांव खींच लिए थे, अपने हाथ से खींच लिए थे। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद वो भी सक्रिय होंगे। उनका भी एक अपना गुट है, वो हिमाचल के बड़े नेता है, तो ये 3 गुट मुझे लगता है होंगे। और इन 3 गुटों में ले देकर जो वीरभद्र सिंह की लेगेसी है, उनका परिवार है, मुझे ऐसा लगता है कि वो परिवार हावी होगा। ठीक है, संदीप इस पे आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगा कि ये जो अलग अलग गुटों की बात कही जा रही है, एक तो आनंद शर्मा का उन्होंने नाम दिया, और आनंद शर्मा वो नाम है जो तथाकथित G23 में रहे थे, जो एक अभी साइडलाइन दिख रहे हैं। हाँ, और पार्टी आला कमान से एक तरह से वो दूर रहे, और कभी उन्होंने जमीन की राजनीति नहीं की, राज्यसभा की राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात कही गई, प्रतिभा सिंह की बात की गई। कितना आपको मुश्किल लग रहा है इन धड़ों को, अगर आलाकमान एक रास्ते पे फॉल इन कराने में की अगर कोशिश करे तो? देखिए, जो विधायक जीते हैं उससे अगर मुख्यमंत्री चुनना हो तो अलग बात, लेकिन जो खुद पार्टी अध्यक्ष हैं प्रदेश की प्रतिभा सिंह, जब उनसे अभी मीडिया वाले बात कर रहे थे, तो जब मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैं क्यों नहीं हो सकती हूँ। समझ गए इस बात को। उनके पास वीरभद्र सिंह की विरासत है, विक्रमादित्य सिंह उनके पुत्र हैं, वो भी एक दावेदार हो सकते हैं अगर ऐसा हो कि वो सांसदी ना छोड़े। अभी चर्चा तो अब ये भी हो रही है संदीप की किस सीट से प्रतिभा सिंह जीतेंगी, लड़ेंगी। वो तो बात की बात, उसके लिए 6 महीने का वक्त होगा उनके पास। लेकिन क्या वो मंडी सीट छोड़ेंगी? उन्होंने खुद कहा मैं खुद दावेदार हो सकती हूँ, इच्छा उनकी भी है। वो वीरभद्र सिंह की विरासत, हिमाचल प्रदेश जिस रूप में जाना जाता है कांग्रेस, वो खोना नहीं चाहती। या तो वो खुद अपने नाम के लिए जोर लगाएंगी, नहीं होता तो अपने बेटे के नाम पर समझौता कर सकती है। इसके अलावा अगर दावेदारों की बात करें तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, मुकेश अग्निहोत्री खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक दावेदार हो सकते हैं। इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये एक बड़ा नाम है जो प्रतिभा सिंह की राह का बड़ा रोड़ा हो सकते हैं। ये प्रचार समिति का इनको प्रमुख भी बनाया गया था, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सुक्खू को राहुल गांधी की पसंद माना जाता है। यहाँ प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह या वीरभद्र सिंह की जो विरासत है उसको ये चुनौती दे सकते हैं। मौजूदा नेता विपक्ष जो मुकेश अग्निहोत्री हैं, जो राजा वीरभद्र सिंह के समय मंत्री भी रहे, प्रतिभा सिंह के भी करीबी माने जाते हैं, ये एक बड़ा नाम है। ठाकुर कौल सिंह हिमाचल कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता रहे हैं, मंडी जिले की दरांग सीट से 8 बार विधायक चुने गए जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। यानी इतने लंबे नाम है, इसके अलावा आलाकमान की अपनी एक बड़ी भूमिका होने वाली इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा 2-3 नाम और हैं जी, आशा कुमारी हैं जी, जो पंजाब कांग्रेस की प्रभारी रह चुकी हैं। हाँ, ये महिला चेहरे के रूप में एक बड़ी दावेदार हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है। जो अभी चर्चा दरअसल संदीप हो रही थी कि हर्षवर्धन चौहान और राजेश धर्मानी, ये 2 छुपे रुस्तम हो सकते हैं। जी, कहा गया ना कि जो फहरिस्त है ये छोटी नहीं है और कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियां ओपी कांग्रेस नेतृत्व को करनी पड़ेगी। और जो अभी हम कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में ये पहली जीत है, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक टेस्ट भी है, उनके लिए भी और गांधी परिवार के लिए भी एक टेस्ट। राजेश शुक्ला, भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा लगातार जमे हुए हैं जी, और एक के बाद एक स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी है। और हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से जुड़े हुए हमारे साथ में। राजेश, किस तरह का माहौल, किस तरह से जश्न की तैयारियां हैं और प्रधानमंत्री के आगमन की क्या तैयारियां हैं बीजेपी मुख्यालय पे? आज बड़ा दिन है बीजेपी मुख्यालय पर। देखिए, निश्चित तौर पर निखिल आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन के लिए यहाँ पर जोरदार तैयारियां की गई है। और मेरे ठीक बाईं तरफ का जो हिस्सा है वहाँ पर जोरदार तैयारी की गई है, जहाँ पर अमूमन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का जो अगला हिस्सा है वहाँ पर पूरे जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं। और वहाँ पर गाजे बाजे के साथ, ढोल नगारे के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में बीजेपी दफ्तर पर पहुंचे हैं। और पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह और फिर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन लोगों का इंतजार किया जा रहा है। जो समय बताया जा रहा है कि 6 बजे के बाद ये जो तमाम पार्टी के बड़े नेता हैं उनका आगमन होगा और जोरदार तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं। और अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि जब बीजेपी सत्ता में लौटती है या सत्ता की तरफ आगे बढ़ती है तो भाजपा के कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर पहुंचते हैं और वो हाथों में ढोल नगाड़े लिए हुए पटाखों की गूंज अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हैं। राजेश, तमाम नेता हम तमाम चुनावों के बाद देखते रहे हैं जब जब भाजपा को जीत मिलती है तो प्रधानमंत्री पार्टी मुख्यालय पहुंचते हैं शाम में और यहां से एक रोड मैप सामने रखते हैं। अब हम जानते हैं कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है महज 1.5 साल उसमें लगभग बचे हुए हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा बोलें तो। आपको लगता है इतनी बड़ी जीत के बाद जब आज प्रधानमंत्री मौजूद होंगे मुख्यालय में और यहां से जब वो अपना संबोधन करेंगे तो निश्चित तौर पर अगले चुनावों की एक रणभेरी बजाएंगे, एक तरह से कूच जो भाजपा यहां से करेगी एक प्रस्थान बिंदु की तरह इसे देखना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर गुजरात चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का अपना गृह प्रदेश है और यहाँ के जीत बहुत मायने रखते हैं। एक लंबे कार्यकाल जो है, हम कह सकते हैं कि एक लंबा कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, 5 से 10 साल के बाद आप देखेंगे कि एक एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति पैदा होती है। लेकिन इस चुनाव की अगर बात करें तो कोई मुकाबला जो है वो नजर नहीं आया और हमने देखा कि पिछले 2017 वाले चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरीके से परफॉर्म किया था वह पूरे चुनाव के दौरान कहीं दिखाई नहीं पड़ा। आम आदमी पार्टी के बारे में तथाकथित तौर पर यह जरूर खबर आती रही कि आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कांग्रेस को रिप्लेस कर सकती है, लेकिन तमाम जो कयास थे वो कयास ध्वस्त हो गए और एक लंबे मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो गुजरात की सत्ता में वापस आई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव का आगाज जो है रणभेरी तो पहले ही बच चुकी है। हालांकि सत्ता का सेमीफाइनल जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो चुनाव होते हैं 2024 से ठीक पहले और राजेश, आपने लगभग अपनी बात कह ली है और आपके पास वापस आएंगे। रोशन लाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रोशन लाल जी, अगर एक बार गुजरात की बात फिर से करें और ये समझने की कोशिश करें जो आम आदमी पार्टी जिस तरह से अभी राजेश ने कहा कि बहुत बाजे गाजे के साथ में सोशल मीडिया पर छाई रही, तमाम रोड शोज भगवंत मान के और अरविंद केजरीवाल के चलते रहे, पूरे चुनाव के दौरान वो वादा करते रहे, दावा करते रहे कि चुनाव वो ही जीतने जा रहे हैं, लेकिन जो परिणाम है वो 4 सीटों तक बल्कि अभी जो है रुझान है वो दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस कम जहां पर सीटें दर्ज की हैं, जीत दर्ज की है कांग्रेस ने भी, और 4 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती है वहां पर, किस तरह के आपको लगता है कि ये एक एंट्री स्टेज जो है आम आदमी पार्टी की गुजरात में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है कहीं? देखिए, कांग्रेस के लिए केवल गुजरात में नहीं पूरे देश में आम आदमी पार्टी खतरा है, क्योंकि जो भी कांग्रेस का वोट कट रहा है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट है वो इंटैक्ट है। आपने कल दिल्ली एमसीडी का चुनाव देखा तो उसमें भी बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, घटा नहीं है। कांग्रेस का वोट परसेंटेज खत्म हुआ। अगर हिमाचल में आप देखिए बीजेपी हार रही है, लेकिन हिमाचल में भी बीजेपी का वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है। और गुजरात में जो पिछली बार 49% वोट था वो बढ़ के करीबन 53% हुआ बीजेपी का। कांग्रेस का आप देखिए कि जो करीबन 39% था वो घट के करीबन 17% पे आया है, और आम आदमी पार्टी का जो 1% वोट था वो बढ़ के 12% से ज्यादा हो गया है। यानी आम आदमी पार्टी को जो यहाँ बेनिफिट हुआ है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी का उसको दर्जा मिल जाएगा, लेकिन वो जो कांग्रेस का वोट है उसने पूरी तरह से उस वोट को डेंट किया है। और जब बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, उनके प्रति जो गुजरात की जनता ने प्रेम अपना प्यार दर्शाया है, रोशन जी, उसके अलावा वहां पे आम आदमी पार्टी ने इसमें बड़ी भारी भूमिका निभाई है कांग्रेस के वोट को डेंट करने की। रोशन जी, हम अपने संवाददाता राजेश जी से भी पूछ रहे थे, आपसे भी यही सवाल कि जैसे जैसे हम 6:30 की तरफ शाम में बढ़ते जाएंगे, सारा फोकस भाजपा मुख्यालय की तरफ होता जाएगा और वहां से क्या सुर्खियां निकलती हैं। आप किन सुर्खियों की उम्मीद कर रहे हैं?
क्या वहां से ऐसा निकलेगा जो आने वाले वक्त की और खासकर 2024 को लेकर महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो गुजरात की जीत है वो प्रचंड जीत है। उस जीत के अलग मायने हैं। उस जीत ने जो भाजपा के अंदर जो उत्साह भरा है, इसमें जो हिमाचल से जरूर हारे हैं वो, लेकिन हिमाचल की जीत इसमें कहीं गौण हो गई है। और इस गुजरात की जीत ने जो उत्साह भरा, ये उत्साह 2024 के लिए है। और यही प्रधानमंत्री अपने संदेश में देने वाले हैं कि गुजरात की आप 2024 की तैयारी कीजिए। अगले साल इसके साथ साथ राजस्थान का चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ का चुनाव होना है, और लोकसभा के साथ साथ तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश का भी चुनाव होना है। तो इन विधानसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का वो संदेश देंगे। और जब ये 2 दिन पहले पदाधिकारियों की मीटिंग हुई थी, उसमें भी यही संदेश किया था कि घर घर अभियान चलाएं, लोगों को भावनात्मक तौर से जोड़ें। और वही मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री राजेश राज से ओपी दास, आप जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ रोड मैप प्रधानमंत्री बता सकते हैं आज के अपने संबोधन में, क्योंकि प्रधानमंत्री जो भी बातें कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई विजन जरूर देकर जाते हैं कार्यकर्ताओं के लिए। क्या उम्मीद कर रहे हैं राजेश राज? आपकी बात अधूरी थोड़ी सी रह गई थी पिछली बार। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से एक हम कह सकते हैं कि ऐसे विजन वाले लीडर हैं जो सृजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आपको याद होगा कि पिछले कई चुनावों के मौके पर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह, आज काउंटिंग खत्म होती है, एक विजय को वो फतह करते हैं और कल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर विजय पताका लहराने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका रोड मैप पूरे साल भर तैयार रहता है। कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, उनका उत्साहवर्धन करना, संगठन को चुस्त दुरुस्त करना, राज्यों में जाकर प्रवास करना, और सालों भर उनका कार्यक्रम जो है वो चलता रहता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि क्षेत्रीय पार्टियों में कई बार आपाधापी की स्थिति होती है, टिकटों के वितरण में मारामारी जैसी स्थिति पैदा होती है और संगठन के स्तर पर पार्टी को खड़ा करना चुनाव के समय में बहुत चुनौतीपूर्ण नजर आती है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिनका सालों भर कार्यक्रम चलता है, बूथ से लेकर यूथ और यूथ से लेकर दिल्ली तक वो चाक चौबंद व्यवस्था के साथ चुनाव के मैदान में उतरते हैं। लिहाजा आज प्रधानमंत्री के संबोधन पर पूरे दुनिया भर के लोगों की नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि उनके गृह प्रदेश में एक बड़े मार्जिन के साथ जीत मिली है। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव की रणभेरी पहले बच चुकी है, लेकिन जी बिल्कुल। चलिए, और संदीप, हम जानते हैं, संदीप आपके पास मैं आऊंगा कि इतनी बड़ी जीत जब होती है किसी भी राजनीतिक दल की, तो ये सिर्फ जीत नहीं, एक संदेश होता है आने वाले वक्त के लिए। यही सवाल मैं आपसे संदीप जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है यह संदेश, इस गुजरात की जीत में इतना बड़ा संदेश छुपा है कि इसकी गूंज 2024 तक जाएगी, और यही गूंज आज शाम में 6:30 बजे हमें दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री की तरफ से सुनने को मिलेगी? जो निश्चित तौर पर जिस तरह की जीत मिली है भाजपा को गुजरात में, अभी जब हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने आपस में बात की कि ये जो वाम मोर्चे की सरकार थी बंगाल में, उसके रिकॉर्ड के आसपास पहुंचता दिख रहा है ये जीत। उसमें एक बेसिक डिफरेंस जो मुझे समझ में आ रहा है ओपी, वाम मोर्चा 32-34 साल पहुंचते पहुंचते इतना बुजुर्ग हो गया, इतना वृद्ध हो गया, इतना थका हुआ दिखता था कि कोई भी लीडरशिप उनकी जो ऊपर में देखने को आती थी वो 80 से माइनस नहीं था। लेकिन आप अगर देखें कि इस विधानसभा चुनाव के ठीक 14 महीने पहले पहली बार घाटलोटिया सीट से जीते हुए विधायक को राज्य की कमान देते हैं भाजपा वाले। पूरे कैबिनेट का चेहरा जो है बिल्कुल युवा कर दिया जाता है। तकरीबन 42 विधायकों के टिकट काटे जाते हैं, जो सूची आई उसमें आपको ध्यान होगा। तमाम युवाओं को मौका दिया जाता है, प्रोफेशनल्स को मौका दिया जाता है। कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई इंजीनियर है। इसके बावजूद भाजपा ने उसको अपने यहाँ से प्रत्याशी बनाया, लड़ाया और वो जीत कर आए हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से पुराने पीढ़ी से नई पीढ़ी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और पुरानी पीढ़ी के जीत के मार्जिन को ऐतिहासिक रूप से ऊपर उठाया जाता है। जी। ये सिर्फ गुजरात में हो रहा है ऐसी बात नहीं। भाजपा उन तमाम राज्यों में जहां वो पहले नहीं थी, जहां वो पहले कमजोर थी, वहां मेहनत कर रही है।
मैंने फ्रिंज एलिमेंट की बात की। आदिवासी वो तबका है, जनजातीय समुदाय वो तबका है जो मुख्य धारा में किसी भी पार्टी का वोट बैंक नहीं बनता है या नहीं बनाया गया, उन पर किसी की नजर नहीं थी। लेकिन आप अगर देखेंगे प्रधानमंत्री की नीतियों में बार बार जनजातीय समुदाय के काम की बात होती है, यहां तक कि सबका साथ सबका विकास, सबके प्रयास की जब बात करते हैं प्रधानमंत्री। संदीप, दरअसल इससे जुड़ा हुआ रोड मैप की बात कर रहे थे ओपी शायद कि आगे 2024 के लिए, और मत भूलिए कि अभी 3-4 राज्यों के चुनाव भी बीच में होने हैं। इन्हीं चीजों से रोड मैप आपको उभरता हुआ दिखेगा निखिल, कि जब हम एक जनजातीय समुदाय को के कल्याण की बात करते हैं, उनके गौरव की बात करते हैं, तो दरअसल उस समुदाय को अपनी पार्टी की नीतियों से प्रभावित करने की कोशिश होती है। और राज्य जो भी विधानसभा चुनाव राज्य भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान है जहां इन जनजातीय समूह की उपस्थिति अच्छी खासी है। बिल्कुल जी, संदीप आगे बढ़ो। तो निश्चित तौर पर यह पार्टी के लिए आने वाली रणनीति में मददगार साबित होता है। जब हम उन राज्यों में पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं जहां परंपरागत रूप से भाजपा नहीं रही है, तो वो निश्चित तौर पर आपके भविष्य की रणनीति के मुफीद होता है। आप देखेंगे भाजपा लगातार तमिलनाडु में मेहनत कर रही है, भाजपा लगातार केरल में मेहनत कर रही है, भाजपा लगातार तेलंगाना में मेहनत कर रही है, भाजपा वेस्ट बंगाल में सरकार बनाते बनाते रह गई, जबकि पहले वहां कुछ भी नहीं था, कोई जनाधार नहीं था भाजपा का। तो पार्टी हमेशा भविष्योन्मुखी रणनीति के तहत काम कर रही है। इसका उदाहरण कई मौकों पर हमें देखने को मिलता है। चलिए आपकी बात को ही आगे बढ़ाएंगे देवेंद्र के साथ में। आपने कहा कि भाजपा जहां पर, संदीप आपने कहा कि जहां भी भाजपा पीछे रह गई है वहां लगातार मेहनत कर रही है, और ये जो संदेश है 2024 के लिए भी है, ये संदेश कांग्रेस के लिए भी निकलता है देवेंद्र। कांग्रेस को भी कुछ सीख लेने की जरूरत है, और अगर सीधे कहा जाए तो भाजपा से भी सीख ले सकते हैं वो। क्या गलत होगा ये कहना? देखिए, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों को एक दूसरे से संवाद करना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, अच्छी बातों को अपने में जो है उसे लेना भी चाहिए। लेकिन यही तो समस्या है कि 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, हम देख रहे हैं उसके बाद निरंतर जो चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी अपना कोई एक कह सकते हैं अल्टरनेट मॉडल जो है डेवलपमेंट का, वो नहीं दे पाई है। आज आप देखते हैं भाजपा की जिस प्रकार से आप तमाम राज्यों में सरकारें बनी हैं, आज जो सेंटर की तरफ से भी जो नीतियां बनती हैं, पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती हैं, ऐसे योजनाएं लाई जा रही हैं जो सीधे तौर पे आम आदमी को हिट करती हैं। अभी हम जनजातियों की बात कर रहे थे, आपको देखना होगा कि किस प्रकार केंद्र सरकार की तरफ से करीब करीब 250 से ज्यादा ऐसे विशेष स्कूल जो है वो जनजातीय क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं। शिक्षा का सीधा सीधा वहां पे जो है जुड़ाव है, खेल को नहीं तो कांग्रेस, दरअसल सवाल ये है कि कांग्रेस क्या करे, क्योंकि मुसीबत में कांग्रेस है। जानना यही चाह रहे हैं कि ये संदेश कहीं ना कहीं इस जो बड़ी जीत है उसका संदेश कांग्रेस के लिए भी है। देखिए, कांग्रेस अपने अंदर के अंदर जो अंदरूनी जो उसकी एक लीडरशिप की एक बैटल है उसी में उलझी हुई है, वो उससे अभी तक उभर नहीं पा रहे हैं। इस समय जो है भारत जो है हम देखते हैं कि अब एक एस्पिरेशनल भारत हो चुका है। अब यहाँ पे जो बेसिक नीड्स थी उसे मोदी सरकार का अगर हम जिस प्रकार का काम देखते हैं, 2014 में वो आए तो उन्होंने शौचालय की बात की, उन्होंने पानी की बात की, उन्होंने बैंक अकाउंट्स की बात की। अब 19 के बाद हम जिस प्रकार देख रहे हैं वो एक, अब वो कह रहे हैं मेक इन इंडिया होगा। अब भारत में ही जो है तमाम मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। इस प्रकार के एस्पिरेशन है, उसमें जो भागीदारी होती है उसमें देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एजेंडा दे रही है तो विपक्ष को उसके आगे क्या, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या बिल्कुल वो आगे की लकीर खींचनी पड़ेगी। अभी शायद कई बार ये उम्मीद की जाती है विपक्ष से ओपी कि वो कुछ रचनात्मक कार्य करता हुआ दिखे, वो भी कंस्ट्रक्टिव दिखे, वो शायद लैक करता है। ये चुनावों में जो है वो रिफ्लेक्शन उसका दिखता है। कांग्रेस कोशिश कर रही है तथा कथित तौर पर जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्योंकि कांग्रेस का यह कहना है कि जो हिमाचल में हमें फायदा मिला है भारत जोड़ो यात्रा का। रोशन जी, क्या कांग्रेस की इस बात से, बयान से आप सहमत हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो हम कहते हैं कि विपक्ष कुछ ना कुछ करता हुआ दिखना चाहिए, क्या उस श्रेणी में भारत जोड़ो यात्रा आती है? और कांग्रेस के इस दावे को आप कैसे देखेंगे कि हिमाचल में उस भारत जोड़ो यात्रा का लाभ मिला? मुझे लगता है शायद भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल नहीं जा रही। देखिए, अगर उनको हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा का लाभ हुआ तो फिर उसका लाभ गुजरात में क्यों नहीं हुआ? उसका लाभ दिल्ली की जो नगर निगम चुनाव में क्यों नहीं हुआ?
वहां तो कांग्रेस का वोट बैंक ही खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसको जरूर कांग्रेस को थोड़ा सा फायदा होगा, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो राहुल गांधी को इंडिविजुअल है। उनकी जो छवि खराब हो गई थी, उनकी छवि एक पप्पू की तरह छवि थी, एक नॉन सीरियस लीडर की छवि थी। मुझे लगता है कि इस यात्रा ने उनको एक गंभीर नेता के तौर पे प्रस्तुत किया है, तो उनकी छवि इससे सुधरेगी। तो इसका लाभ मिलेगा लोकसभा चुनाव में, आपको लगता है, अगर छवि सुधरी है, बदली है तो? मुझे लगता है इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी को उसका फायदा मिलेगा कि उनको लोग अब एक गंभीर नेता के तौर पे लेना शुरू करेंगे, और उनकी जो उनकी एक हल्के फुल्के नेता की छवि थी, वो छवि शायद दूर होगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस को इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर फायदा होता तो गुजरात में उसका वोट बैंक इतना नीचे नहीं जाता। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उनकी छवि बदली है, उनकी छवि जिस तरह से सोशल मीडिया और मीडिया में बनाई गई थी उससे बदली है। अगर उनकी छवि बदली, अभी भी कांग्रेस के सबसे बड़े नाम है सोनिया गांधी के बाद वो, तो अगर सबसे बड़े नाम की छवि बदलती है तो पार्टी की जो पूरी पैन इंडिया छवि है और खासकर लोकसभा चुनाव में है, उस पर आपको नहीं लगता कोई असर पड़ेगा? देखिए, उसका असर तब पड़ेगा कि अगर मान लीजिए वो राहुल गांधी को दोबारा से पार्टी का अध्यक्ष बनाते हैं, क्योंकि अभी तो अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और कांग्रेस, अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से चुनाव लड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। और दूसरी बात, जो सबसे माइनस पॉइंट है कांग्रेस का, वो अपने आप को एक विकल्प के तौर पे प्रस्तुत ही नहीं कर रही है। जी, ये दरअसल यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा खतरा है? ये सबसे बड़ा खतरा है, ये सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस के लिए है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री का और बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का जो अभियान है, ये उस अभियान का हिस्सा होगा। और जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पे खड़ी होगी। कांग्रेस धीरे धीरे सभी राज्यों से समाप्त होती हुई चली जाएगी। आप ये आने वाले समय में देखिएगा, 2024 में आप देखिएगा, अन्य राज्यों में भी आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस में आपस में इतनी आपसी मतभेद है, इतनी आपस में फूट है उनकी, कि अगर एक नेता कुछ और बोलता है तो दूसरा नेता उसका खंडन कर देता है। राजस्थान में आप देखिए क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में आप देखिए, हर जगह उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो यंग लीडर हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस की प्रॉब्लम है अंदरूनी झगड़े। कांग्रेस की प्रॉब्लम है कि अब जैसे राहुल गांधी है, वो राहुल गांधी इंडिविजुअल अपनी छवि को सुधार रहे हैं, लेकिन उन्होंने गुजरात चुनाव में क्या किया? सिर्फ 2 रैलियां उन्होंने की हैं। वो हिमाचल चुनाव में गए ही नहीं। हमारे पास समय थोड़ा सा सीमित है, केंद्रीय कार्यालय का रुख कर लें। राजेश राज हमारे बने हुए हैं भाजपा मुख्यालय में, जहां अब से कुछ देर बाद, लगभग 1.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। राजेश, सबसे पहले तो यही बता दें कि प्रधानमंत्री के अलावा कौन बड़े नाम हमें भाजपा मुख्यालय में देखने को मिलेंगे इस जश्न के दौरान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री के अलावा जरूर होंगे। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी हर हाल में होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो जो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं वो हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े नाम हैं, राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तमाम लोग जो हैं वो पार्टी दफ्तर पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया जा सकता है। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी जोशो खरोश के साथ सुबह से यहाँ पर जमे हुए हैं और हाथों में जो पारंपरिक तौर पर जो धुन बजाने वाली जितने भी वाद्य यंत्र हैं उसको लेकर और पटाखे जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की जो है मौजूदगी यहाँ पर शाम में देखी जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि गुजरात की जो जीत है उस जीत को कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो है वो मील का पत्थर कैसे साबित किया जाए, कैसे इसको रोड मैप बनाया जाए, इसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कमर कसकर तैयार हो रहे हैं। और मैं एक बात का जिक्र ओपी करना चाहूँगा, जो संदीप झा हमारे जो संपादक हैं वो जिक्र कर रहे थे, सीपीएम की सरकार जो पश्चिम बंगाल में थी उस सरकार का जिक्र कर रहे थे। मैंने 2011 में विधानसभा चुनाव, जो 34 साल की सीपीएम की सरकार जब ध्वस्त हुई थी और ममता बनर्जी काबिज हुई थी, उस चुनाव को थ्रू आउट 2 महीने तक मैंने कवर किया था। कहीं ना कहीं सीपीएम की जो वो सरकार थी वह सरकार ज्योति बसु की सरकार थी, और ज्योति बसु जब तक जीवित रहे या ज्योति बसु जब तक स्वस्थ रहे तब तक वो सरकार चलाते रहे। लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य के आने के बाद हम कह सकते हैं कि
वह सरकार जो है वो ममता बनर्जी उस पर काबिज हो गई। तो कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि वह सरकार ज्योति बसु के सहारे एक लंबे समय तक सीपीएम ने वहां की जनता पर राज किया, लेकिन गुजरात में जो एक लंबे अंतराल से जी राजेश का संपर्क आवाज दरअसल आना खत्म हो गई। हमारे साथ में रोशन लाल जी बने हुए हैं। रोशन लाल जी, आपसे एक बात समझना चाहेंगे कि इस बड़ी गुजरात की जो थंपिंग मेजॉरिटी के साथ में जीत हुई है, इसमें कहीं ना कहीं एक कसक रह गई है बीजेपी के लिए। हिमाचल प्रदेश में वो रिवाज को बदल नहीं सके, क्या वहां से भी कुछ संदेश लेना चाहेंगे? और आज का जब प्रधानमंत्री का संभाषण होगा तो उसमें उसका जिक्र भी किया जाएगा? रोशन लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए। जी 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 अगर आपकी सरकार चली जाती तो उसका थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन हिमाचल की जीत को जो हार हुई है, उस हार को मुझे लगता है कि गुजरात की जीत ने गौण कर दिया है, क्योंकि ये गुजरात की जीत बहुत बड़ी जीत हुई है। हिमाचल की जीत से थोड़ा हम लोग भी या बाकी लोग भी एक उम्मीद कर रहे थे कि जैसे उत्तराखंड में रिवाज बदला, वहां भाजपा ने दोबारा से सत्ता हासिल की, उत्तर प्रदेश में रिवाज बदला, दोबारा से बीजेपी सत्ता में आई, ऐसे उम्मीद कर रहे थे कि हिमाचल में भी आएगी। लेकिन वो मुझे लगता है कि कहीं कोई कमी रही होगी, या जो प्रियंका गांधी की तरफ से एक पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर एक प्रगोपा छोड़ा गया था, उसके कारण भी वहां कांग्रेस को उसका बेनिफिट मिला है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि गुजरात की जो जीत हुई है, इस जीत ने सारे हारों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इन हारों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी ये जीत हुई है। इसका जो संदेश का जो जोश है, जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और आज प्रधानमंत्री बहुत दिनों बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में इस तरीके की रैली को जो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, और इस जोश को वो 2024 तक ले जाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे। और मुझे लगता है कि ये अगली चुनाव की आज से ही न्यू डाली जाएगी। जी बिल्कुल रोशन जी, आज से ही आप जुड़ रोशन जी, हमारा समय लगभग समाप्त हो रहा है, और निश्चित तौर पर इस जो चुनावों के आंकड़े हैं वो लगभग अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचते दिख रहे हैं। अब जो रुझान थे वो परिणामों में बदल रहे हैं, और एक तस्वीर जो है बिल्कुल स्थिर हो चुकी है। यही स्थिति अब रहने वाली है, लेकिन अंतिम आंकड़ों का इंतजार होगा। और अब बात होगी आने वाले वक्त की, यानी इन आंकड़ों का आने वाले वक्त में क्या मतलब होगा, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हिमाचल हो, सरकार की शक्ल क्या होगी और क्या चुनौतियां होंगी। और डीडी न्यूज पर हम इन तमाम चुनौतियों, तमाम संभावनाओं पे बात आगे बढ़ाते रहेंगे। जी, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। संदीप झा आपका शुक्रिया, रोशन लाल जी आपका शुक्रिया, देवेंद्र जी आपका शुक्रिया, और जो भी संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए थे उन सभी का शुक्रिया। और जिस तरह से ओपी आपने कहा कि अब जो वक्त है वो संभावनाओं पर बात करने का हो गया है, और पार्टियों के लिए आत्ममंथन के लिए, दरअसल सभी के लिए आत्ममंथन, क्योंकि कोई कहीं जीता है और कहीं हारा है, और ये सभी के लिए है। तो आत्ममंथन करेंगे। कुछ लोग जोश खरोश के साथ में है, ज्यादा जोश है क्योंकि उनकी जीत ज्यादा बड़ी है। फिलहाल इन सारे विषयों पर बातचीत हमारे आगे भी डीडी न्यूज पे जारी रहेगी। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें और ओपी दास को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। G20 के नेतृत्व से अब भारत करेगा वसुधैव कुटुंबकम को साकार। इसके हैं कई पहलू, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ जैसी नई पहल, इंक्लूसिव ग्रोथ, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। G20 की बैठकें होंगी भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में, ताकि हमारी अद्भुत विविधता और समृद्ध